चलिए नमस्कार दोस्तों। और सोशल साइंस में इतिहास का क्लास मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग 40 से 50 प्रश्न इस क्लास में हम करेंगे और अंत तक आपको दोस्तों बने रहना है। और जो भी हम प्रश्न करेंगे उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी ताकि और भी चीज़ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो सभी लोगों का क्लास में स्वागत करता हूं दोस्तों। फटाफट से सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आपको प्रतिक्रिया भी देना, आपको सेशन कैसा लग रहा है। और ये दोस्तों इतिहास मैराथन क्लास और नए सिलेबस पर आधारित जो आपके प्रश्न वर्ग 3 जैन 2025 और ये टेलीग्राम चैनल से है जहां पर क्लासेस की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है और जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है आपको यहां दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज भी यहां पर दिए जाते हैं। बाकी चीजें आप देख रहे हैं जो शेड्यूल है जिसको आप प्रॉपरली फॉलो भी कर रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस है कब कब है ये आपके सामने दिखाई पड़ रही है ना। जैन सर की है और साइंस में मैडम की क्लास है, यश सर की क्लास है ना। तो ये बाकी अपने इतिहास की क्लास है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों करिएगा इसका आंसर। प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर सॉरी कितनी बार आक्रमण किया था। ये जो आपके मुस्लिम आक्रमणकारी, कौन से आक्रमणकारी आपके मुस्लिम आक्रमणकारी। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बताना चाहता हूँ, है ना। एक ओवरव्यू आपका भारत में जो आपके मुस्लिम आक्रमणकारी, भारत में मुस्लिम आक्रमण भारत में जो आपके मुस्लिम आक्रमण कार्य दोस्तों दो ब्रांचेस से आते हैं। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी कितने ब्रांचेस से आएंगे आपके। तो भारत में जो आपके मुस्लिम आक्रमणकारी है दो ब्रांचेस से आते हैं। एक अरब आक्रमणकारी थे, एक कौन से थे आपके अरब आक्रमणकारी, और दूसरे दोस्तों कौन से थे आपके तुर्की आक्रमणकारी। कौन से आपके तुर्की आक्रमणकारी। अरबों में देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम था, अरबों में देखा जाए तो आपके मोहम्मद बिन कासिम, और तुर्कियों में देखा जाए तो जो एक था आपका महमूद गजनवी। कौन था आपका महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी के बाद में कौन आएगा आपका, तो महमूद गजनवी के बाद में दोस्तों आपके मोहम्मद गोरी आता है। कौन आपका मोहम्मद गोरी आएगा। तो ये जो आपके तुर्की आक्रमणकारी हुआ करते थे, हालांकि ऐसा नहीं है कि तुर्की आक्रमणकारियों में सबसे पहले महमूद गजनवी आया था। इसके पहले भी कई सारे आक्रमणकारी आए थे, जैसे महमूद गजनवी के पापा हुआ करते थे सुबुक्तगिन, उन्होंने भी आक्रमण किया था आपके, परंतु उनका आक्रमण सक्सेसफुल या रिजल्ट उसमें नहीं आता क्योंकि उनकी बीच में ही क्या होती है आपकी मृत्यु हो जाती है। तो महमूद गजनवी के पहले सुबुक्तगिन का आक्रमण भी आपको देखने को मिलेगा। ये महमूद गजनवी कितनी बार आक्रमण करता है आपके 17 बार आक्रमण करता है। और भारत में दोस्तों आपके परमानेंट या स्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कौन करेगा, तो स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में कौन करता है आपके स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में जो करता है उस आक्रमणकारी का नाम क्या था, मोहम्मद गोरी। तराइन का जो सेकेंड युद्ध होता है 1192 में। तो 1192 1192 में जो तराइन का सेकेंड युद्ध होता है, उस तराइन के सेकेंड युद्ध के पश्चात ही भारत में स्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्री मोहम्मद गोरी को जाता है। ध्यान रखना दोस्तों आपके। और भारत में इस्लाम का आगमन किसके साथ में होता है, भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के साथ में होता है, परंतु भारत में परमानेंट या स्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय तुर्की मुसलमानों को जाता है। और तुर्की मुसलमानियों में भी कौन था आपका मोहम्मद गोरी, तराइन के सेकेंड युद्ध के पश्चात मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो ये भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी एक अरब आए थे और दूसरे कौन से थे आपके तुर्की। तो अरबों के साथ में भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, परंतु भारत में परमानेंट या स्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय तुर्की मुसलमानों को जाता है। अब बात चल रही किसकी आपके, सॉरी दोस्तों बात चल रही है आपके महमूद गजनवी की। किसकी चल रही है आपके महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी भी तुर्की आक्रमणकारी था, अभी बताया ना आपको पीछे बोर्ड पे। और ये आपके यामिनी वंश का था तो तुर्कियों में क्या था आपके, तुर्कियों में आपके यामिनी वंश का हुआ करता, तुर्कियों में यामिनी वंश का हुआ करता था कौन, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कितनी बार आक्रमण करता है, 17 बार इसने टोटल आक्रमण किया था। हाउ मेनी टाइम्स, 17 टाइम्स आपके 17 बार
आक्रमण करता है। और आक्रमण का मेन ऑब्जेक्ट या मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आक्रमण का मेन ऑब्जेक्ट या आपके मुख्य उद्देश्य, आक्रमण का मेन ऑब्जेक्ट या मुख्य उद्देश्य एक तो था आपके धन दौलत लूटना। क्या करना था? धन दौलत लूटना, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। और दूसरा दोस्तों आपके स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म का क्या करना? आपके प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म का क्या करना? आपके प्रचार प्रसार करना है, ये मकसद हुआ करता है। और उसमें भी मेन मकसद क्या हुआ करता था? धन दौलत लूटना। अब महमूद गजनवी भारत में 17 बार आक्रमण करता है। उसका फेमस आक्रमण दोस्तों 16वें नंबर का आक्रमण था। कौन सा? 16वां जो आक्रमण था आपके 16, आपका जो 16वां आक्रमण बड़ा फेमस हुआ करता है। अब ये 16वें नंबर का जो आक्रमण है कहाँ किया सर इसने आपका? तो दोस्तों 16वें नंबर का जो आक्रमण है ये सोमनाथ मंदिर पर करेगा। सोमनाथ मंदिर, टोटल भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है आपके? 12। उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आपका सोमनाथ मंदिर जो पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और जो वर्तमान का जो मंदिर है जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम दर्शन करने जाते हैं, इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन भारत के जो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। सोमनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, आपके भगवान शिव को डेडिकेटेड, शिव को दोस्तों क्या है? समर्पित मंदिर है। उस समय में गुजरात के शासक कौन हुआ करते थे? आपके भीम प्रथम। तो अगर प्रश्न पूछा जाए ना कि सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण होता है 1025 और 26 में, 1025 और 26 में 16वें नंबर का आक्रमण करता महमूद गजनवी सोमनाथ गुजरात में। और उस समय में गुजरात के शासक थे भीम प्रथम। और ये मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड या समर्पित मंदिर है। और महमूद गजनवी कौन से वंश का था? यामिनी वंश का। और 17 बार आक्रमण करेगा और आक्रमण का उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का क्या करना? प्रचार प्रसार करना, ये मकसद हुआ करता था। ध्यान रखना दोस्तों आपका। और महमूद गजनवी ऐसा प्रथम मुसलमान है जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। क्या था आपका? प्रथम मुसलमान। क्या है? प्रथम मुसलमान जिसने, प्रथम मुसलमान राजा जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। कौन सी? आपके सुल्तान का टाइटल लिया था। ये थोड़ा सा आईएमपी आप याद रख लेना कि प्रथम मुस्लिम राजा जिसने सुल्तान का टाइटल लिया था उसका नाम था महमूद गजनवी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न, बाकी जानकारी यहाँ दी मैंने आपको। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर करिए। देखो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में मजा नहीं आता है। घास काटने से अच्छा है कि थोड़ा कम खाओ, अच्छा खाओ, आराम से खाओ, डाइजेस्ट भी होना चाहिए। ऋग्वेदिक काल में सदानीरा नाम से किस नदी को पुकारा गया है? अब नदियों की बात चल रही है, किसकी? आपका तो जो आपका ऋग्वेद दोस्तों, कौन सा? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में नदियों का वर्णन किया है। किसका दोस्तों? आपके नदियों का वर्णन किया गया, नदियों के बारे में आपका बताया गया है। इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में नदियों का वर्णन, इसमें गंगा नदी का उल्लेख दोस्तों कितनी बार हुआ है? तो गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है। इसके बाद में देखोगे यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? यमुना का 3 बार हुआ है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई जो सरस्वती नदी है, कौन सी? आपके सरस्वती, ठीक है। तो सरस्वती नदी है, इसे नदियों की देवी कहा गया। क्या कहा गया? नदियों की देवी। क्या कहा गया है? नदियों की देवी। इसके अलावा इसी को अम्बे तमा भी कहते। क्या कहते हैं? अम्बे तमा। तो नदियों की देवी या अम्बे तमा या नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? आपके सरस्वती को। इसके अलावा पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी ऋग्वेद में? तो सिंधु नदी। इसका क्या है? सर्वाधिक वर्णन हुआ है, सर्वाधिक बार आपके वर्णन, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी दोस्तों? तो जो सर्वाधिक वर्णित नदी है, सबसे ज्यादा बार किसी नदी का वर्णन हुआ है, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी आपकी सिंधु नदी, जिसका सबसे ज्यादा बार वर्णन हुआ आपके ऋग्वेद में। अब यहाँ पूछा ऋग्वेदिक काल में सदानीरा, तो ये गंडक हो जाएगी। सदानीरा क्या हो जाएगी? गंडक। रावी को क्या कहते हैं? आपके परुष्णी। रावी को क्या कहेंगे? आपके परुष्णी कहते हैं। चिनाब को क्या कहते हैं? तो चिनाब को कहा जाता अस्कनी। चिनाब को क्या कहा गया है? ये प्राचीन नाम बता रहा है इनको। और झेलम का क्या नाम है? झेलम का बितस्ता है। झेलम का क्या है?
वितस्ता। तो सदानीरा जिसको गंडक कहा गया, सदानीरा जिसको गंडक, रावी परुष्णी हो गया, चिनाब, अस्कनी, झेलम आपकी वितस्ता। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में कौन सी नदी का उल्लेख कितनी बार, कौन सी नदी की खासियत क्या है, ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है और दूसरे का आंसर ए हो जाएगा, दूसरे का आंसर ए हो जाएगा। ये दोस्तों आपके ऋग्वेद की बात चल रही, थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आपका ऋग्वेदिक काल, तो जो ऋग्वेदिक काल है इस सभ्यता के दोस्तों निर्माता कौन थे आपके, तो ऋग्वेदिक काल का फॉर्मेशन, इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो इस काल के निर्माता हुआ करते थे आपके आर्यंस। इस काल के निर्माता कौन थे आपके आर्यंस, आपके आर्य। आर्य का मतलब क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ या फिर आपके कुलीन, श्रेष्ठ कुलीन, अभिजात या उच्च वर्ग के लोग। तो आर्य का मीनिंग क्या होता है, श्रेष्ठ कुलीन, अभिजात या उच्च वर्ग के लोग, एक गुड पर्सन, क्या आपका एक गुड पर्सन। तो इसका फॉर्मेशन, वैदिक काल का फॉर्मेशन, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यंस थे। अब आर्य लोग दोस्तों आपके सप्त सिंधु प्रदेश से आए, कहां से, सप्त सिंधु प्रदेश से। देखो अलग अलग थ्योरी है, अब नदियों की बात चल रही इसलिए मैं नदी वाली चीजें आपको बता रहा हूं, बाकी अलग अलग चीजें हैं। तो सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे कौन, आपके आर्यंस। ऐसा मैं नहीं कह रहा, तो कौन कह रहा सर, ऐसा कह रहे आपके संपूर्णानंद। कौन कह रहे आपके संपूर्णानंद, ठीक है। तो आपके संपूर्णानंद, इसके अलावा अविनाश चंद्र, कौन आपके अविनाश चंद्र, ठीक है। तो अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद, अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। तो अविनाश चंद्र और आपके संपूर्णानंद, इन्होंने कहा कि आर्यंस कहाँ से आए थे, आपके सप्त सिंधु प्रदेश, जो 7 नदियों का क्षेत्र यहाँ से आए थे। अब 7 नदियां कौन कौन सी है, तो उसमें एक नदी दोस्तों आपकी सिंधु, कौन सी आपके सिंधु, जिसको इंडस कहते हैं। सिंधु बोले तो आपके इंडस हो गया है। एक आपके गग्गर, कहीं कहीं इसको गग्गर ध्वजती भी कहा गया है, कौन सी हो जाएगी, एक तरीके से मान के चल लो आप, सरस्वती, क्या हो गया है, सरस्वती हो गया है। एक मान के चल लो आप रावी, रावी मतलब आपके परुष्णी। एक विपाशा बसु, वो नहीं, आपके ब्यास नदी है। इसके अलावा एक चिनाब, क्या आपके चिनाब, अस्कनी मतलब आपके चिनाब, वितस्ता मतलब क्या हो जाएगा, झेलम, क्या हो जाएगा, झेलम हो जाएगा। एक सतुंद्री मतलब आपके सतलज, सतुंद्री मतलब आपके सतलज। कितनी नदी हो गई दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नदियां हो गई। कितनी हो गई आपके 7 नदियां। इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया, इसको क्या कहा गया है, जो 7 नदियों का जो क्षेत्र, मैप नहीं, तो मैप में आपको दिखाता, मैं अगली क्लास में देखेंगे अपन। तो सप्त सिंधु प्रदेश जो 7 नदियों का क्षेत्र है, यहां से आए थे आर्यंस। ऐसा कौन कहते हैं, आपके संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र के अकॉर्डिंग, जो वैदिक सभ्यता के निर्माता हुआ करते थे आर्यंस, जिसका मतलब श्रेष्ठ या कुलीन। बट ये आर्य का आए थे कहां से, बात कौन सी सही मानी गई है, तो आर्यंस आपके मध्य एशिया से आए थे। कहां से, आपके सेंट्रल एशिया, आपके मध्य एशिया। तो आर्यन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए, ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है आपके मैक्स मुलर ने। किसने कही, मैक्स मुलर। और इसकी थ्योरी एकदम सही भी मानी गई। वैसे अलग अलग थ्योरीज है आपके, परंतु सर्वमान्य थ्योरी, सर्वमान्य मत किसका, आपके तो सर्वमान्य मत आपके मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग कहां से आएंगे दोस्तों, तो मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग आपके मध्य एशिया, जो आपका सेंट्रल एशिया बैक्टीरिया वाला जो क्षेत्र, यहां से आया है। वैसे अलग अलग थ्योरीज दी गई, आपको पता होगा, जैसे कि तिब्बत से आए थे, ये बात किसने कही आपकी, तो तिब्बत से आए थे, ये बात कही आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने कही, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग कहां से आए थे आपके, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग ये आए थे आपके तिब्बत से। कहां से आए थे, तिब्बत से। किसके अकॉर्डिंग, स्वामी दयानंद सरस्वती। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से आए थे। उन्होंने किताब भी लिखी है, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, या फिर द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ठीक है। तो नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से आए थे, ऐसा कहते तिलक साहब। और तिब्बत से आए, ऐसा कहा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इसने कहां से कहा, यह आया, परंतु सर्वमान्य मत किसका है, मैक्स मुलर को मान्यता प्रदान की गई। और भी बहुत सारी थ्योरी है, तो इतना याद नहीं रहेगा फिर, क्योंकि मैं तो बता दूंगा, है ना। तो ऐसा है कि फिर मिक्सचर होने लगेगा आपका, तो थोड़ा सा इतना फोकस करो, बाकी चीजें मैं अगले लेक्चर में और बता दूंगा आपको। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, गोलमेज सम्मेलन की बात चल रही है, बताइए। गोलमेज सम्मेलन, मेज कैसी थी, गोल, इसलिए नाम क्या पड़ गया, गोलमेज सम्मेलन। मेज कैसी थी दोस्तों,
मेज आपकी गोल हुआ करती, इसलिए नाम पड़ा इसका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन ये हुए थे कहाँ? पहली बात तो ये इंग्लैंड आपके लंदन में। कहाँ पर? वहाँ पर भी अलग अलग पैलेस हुआ करते थे, है ना, अलग अलग पैलेस में हुए थे। तो जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में पहला हुआ था आपके 1930 में। 1930 में कब? नवंबर माह में। तो नवंबर 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन कब होता है स्टार्टिंग बात बता रहा हूं, सितंबर 1931 में, सितंबर 1931 में। तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन भी आपके नवंबर दिसंबर माह में आपको दिखाई पड़ेगा, और ये हुआ था 1932 में। से 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। अब यहां पर क्या होता है, दूसरे वाले में भाग लिया किसने? गांधी जी ने, मतलब गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था आपके। अब तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति कौन थे आपके? तो तीनों में भाग लिया, काय में? तीनों में भाग लिया था किसने? तो तीनों में पार्टिसिपेट किया था, तीनों में भाग लिया था। किसने तीनों में भाग लिया था आपके? तो तीनों में भाग लिया था, उसमें एक का नाम क्या था आपके? अंबेडकर साहब। क्या नाम था? अंबेडकर साहब। और एक का नाम था आपके तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम है? तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। तीनों में किस किसने? अंबेडकर साहब का तो खैर आप सभी लोगों को पता है, तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों में पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस मतलब गांधी जी कौन से वाले गोलमेज सम्मेलन भाग लेंगे आपके? दूसरे वाले में। गोलमेज सम्मेलन के समय में ब्रिटेन के पीएम कौन हुआ करते थे? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन आपके? रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो रेमजे मैकडोनाल्ड उस समय में ब्रिटेन के क्या हुआ करते थे? रेमजे मैकडोनाल्ड उस समय में ब्रिटेन के पीएम या प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ध्यान रखना है। पहले और दूसरे में, पहले में दोस्तों आपके वाइसराय कौन थे? तो पहले में वाइसराय हुआ करते थे आपके इरविन। कौन थे? इरविन पहले वाले में आपके वाइसराय हुआ करते थे। और दूसरे और तीसरे में वाइसराय कौन थे आपके? वेलिंगटन। कौन थे आपके? वेलिंगटन आपके वाइसराय हुआ करते थे। किसमें आपके? तो दूसरे और तीसरे में। तो दूसरे और तीसरे में वाइसराय पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? तो दूसरे और तीसरे में वाइसराय था आपका वेलिंगटन, और पहले में इरविन। हालांकि इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक है ना, बट हम बात कब की कर रहे हैं? सितंबर 1931। उसके पहले पहले चले गए थे, है ना। यहाँ पर ये बन चुके थे आपके वेलिंगटन। दूसरे में पार्टिसिपेट किया गांधी जी ने। गोलमेज सम्मेलन लंदन में होते हैं, मेज गोल थी इसलिए इसका नाम पड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड। दोस्तों बातें नहीं करोगे आपस में, इधर देखो भाई, है ना। चलिए, तो ये ध्यान रखना आपको, ये गोलमेज सम्मेलन फेल हो गए। क्या हो गए आपके? फेल क्यों हो गए? क्योंकि अंबेडकर साहब दोस्तों दलितों के लिए पृथक अलग निर्वाचक मंडल की मांग करते हैं। इस बात को लेकर गांधी जी नाराज होते हैं, और दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर गांधी जी वापस से आ जाते हैं, है ना। इन्हीं गोलमेज सम्मेलन के आधार पर दोस्तों क्या होता है? श्वेत पत्र जारी किया गया। क्या किया था आपका? श्वेत पत्र जारी हुआ था, ध्यान रखना है। और श्वेत पत्र जारी हुआ था, और इसी के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम भी आया था। तो श्वेत पत्र कब जारी हुआ था? इन गोलमेज सम्मेलन की जो रिपोर्ट है, इसी के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी होता है, और श्वेत पत्र के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम भी आता है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? बता दो, मैंने आपको बता दिया है। तीसरा चौथा तो हुआ ही नहीं ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और तीनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। गोलमेज सम्मेलन हालांकि एक तरीके से क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। करिए इसका आंसर फटाफट से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। कर आंसर। हड़प्पा, यहां पर आपके R37 और H आकार का कब्रिस्तान आपको देखने को मिलेगा। R37 क्या है? ये R और H आकार के कब्रिस्तान, 37 कंकाल मिले। कितने कंकाल? 37। लोथल में गोंदीवाड़ा, या इसी को क्या कहते हैं? डॉकयार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉकयार्ड। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? डॉकयार्ड भी कहा जाता है।
कालीबंगा प्लाउड फील्ड जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और मोहनजोदारो दोस्तों नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति। तो ए के सामने एक है, ए के सामने एक है, बी के सामने दो है, और सी के सामने आपका चार है, सी के सामने चार यहाँ भी है। इसका आंसर दोस्तों डी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें से एक स्थान अपन उठा लो, कोई सा भी। लोथल ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं? लोथल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। तो ये जो लोथल है, ये लोथल कहां पर देखने को मिलेगा? तो लोथल आपके गुजरात में है। लोथल दोस्तों कहां पर है? गुजरात। तो सर बहुत बड़ा है। हाँ तो ठीक ना, बहुत बड़ा तो क्या हुआ, अपन भी अब उससे बड़े अपन, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। और नदी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो नदी आपके भोगवा नदी। कौन सी? भोगवा नदी। तो ये आपके जो भोगवा नदी हो गई, कौन सी नदी आपके? तो गुजरात में ही आपको लोथल देखने को मिलेगा। अहमदाबाद और जिला है आपका, जिला कौन सा आपका? अहमदाबाद। और नदी कौन सी हो जाएगी आपके? भोगवा। कौन सी नदी आपके? तो नदी दोस्तों हो जाएगी भोगवा नदी है। और इसको रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया है। किसके द्वारा? आपके रंगनाथ राव, ठीक है। तो रंगनाथ राव का योगदान रहा है। रंगनाथ राव आपके खोजकर्ता हो गए एक तरीके से देखा जाए। इन्होंने इसको खोज करता कौन आपके? तो खोजकर्ता हो गए हैं रंगनाथ राव। लोथल से क्या क्या मिला है? तो लोथल से आपके फारस की मोहरे मिली। क्या मिली आपके? फारस की मोहरे। तो फारस की मोहरे अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? फारस की मोहरे। फारस मतलब ईरान, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, ये लोग आपस में क्या करते थे? व्यापार करते थे, है ना। तो फारस की मोहरे आपको यहां से मिलेगी। दिशा सूचक यंत्र, डायरेक्शन दिखाने वाला दिशा सूचक यंत्र, ठीक है। तो दिशा सूचक क्या हो गया आपका? यंत्र आपके डायरेक्शन दिखाने वाला दिशा सूचक यंत्र हो गया है। यहीं से दोस्तों क्या मिला है? यहीं से आपके अग्निकुंड मिले, अग्निवेदिका है। क्या आपके? अग्निवेदिका है, अग्निकुंड। अग्निकुंड समझते? स्वाहा करते ना अपन, वो वाला। तो अग्निवेदिका है, अग्निकुंड, दिशा सूचक यंत्र, फारस की मोहरे। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं से दोस्तों आपके हाथी दांत का स्केल मिला है। समझ रहे मुन्ना मुन्नियो, है ना। तो हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत के हाथी दांत का जो पैमाना, हाथी दांत का स्केल, हाथी के दांत का स्केल मिलेगा। इसके अलावा यहीं से आप देखोगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पोर्ट बंदरगाह नगर था। ये तो बताना भूल ही गया मेन पॉइंट तो आपको। तो ये पोर्ट आपके बंदरगाह नगर हुआ करता। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पोर्ट बंदरगाह नगर था। और जहां पर जहाज को खड़ा किया जाता था, जहां पर जहाज को खड़ा किया जाता था, उसको क्या कहते थे? गोंदीबाड़ा। क्या कहते थे? गोंदीबाड़ा। गोंदीबाड़ा मतलब एक तरीके से क्या हो गया? डॉकयार्ड। क्या आपका? डॉकयार्ड। तो गोंदीबाड़ा या डॉकयार्ड, जहाज की पार्किंग। जहाज की दोस्तों क्या, वैसे देखा जाए सबसे बड़ी संरचना एक तरीके से यही है आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता में। वैसे तो अपन पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मोहनजोदारो से मिली है, ग्रेट ग्रैंडरिस, विशाल अन्न के भंडार। परंतु उससे भी बड़ा एक तरीके से देखा जाए जहाज की पार्किंग, गोंदीबाड़ा डॉकयार्ड आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहीं से दोस्तों क्या मिला है? आपके प्रिंटेड ग्रेवियर, प्रिंटेड आपका ग्रेवियर मिलेंगे। आपके कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिस पर लोमड़ी और कौवे का चित्र भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे पंचतंत्र कहानी की तुलना उससे कंपेयर किया गया है। तो जो मृत भांड मिले हैं आपके, जो मृत भांड मिले हैं ना, जो प्रिंटेड ग्रेवियर आपका जो बर्तन मिले हैं, उस पर लोमड़ी और कौवे का चित्र है। ये ध्यान रखना, पंचतंत्र की कहानी से उसकी तुलना की गई है। और फारस की मोहरे, दिशा सूचक यंत्र अग्निवेदिका है। और हाथी का स्केल, बंदरगाह, दिशा सूचक यंत्र, गोंदीबाड़ा, डॉकयार्ड। और सिंधु घाटी की सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर मुख्य तरह के घरों के दरवाजे दोस्तों कहाँ खुलते थे? तो घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे कहाँ? तो घरों के दरवाजे मेन रोड, मुख्य सड़क की तरफ खुला करते थे। इसको पी जाओ चाय के साथ में अभी। तो घरों के दरवाजे दोस्तों मेन रोड, मुख्य सड़क की तरफ खुला करते थे। वो स्थान कौन सा था? ऐसा क्यों? ठीक है, ये एकमात्र बंदरगाह नगर था। देखो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहां पर घरों के दरवाजे स्ट्रीट पीछे गलियों की तरफ खुला करते थे। ऐसा क्यों? ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे, किसी प्रकार का धूल मिट्टी पॉल्यूशन। मेन तो उनकी प्राइवेसी, कितने समझदार लोग थे आप। बट एकमात्र एक्सेप्शन, एकमात्र ऐसा स्थान है जहां घरों के दरवाजे मेन रोड, मुख्य सड़क की तरफ खुला करते थे। वो स्थान दोस्तों
कौन सा हो जाएगा आपका, लोथल हो जाएगा, जो एकमात्र आपके सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर है। देखो लोथल में कौन कौन से स्थान मिले हैं, सॉरी गुजरात में कौन कौन से स्थान मिले हैं, तो गुजरात के स्थान आप देख लो, अब लगे हाथ एक बार बात चली है तो एक बार समझ लो। गुजरात में दोस्तों एक स्थान तो लोथल मिला है, कौन सा, लोथल मिला है। एक स्थान आपके धोलावीरा, जहां नगरों को 3 भागों में डिवाइड किया, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान जहां नगरों को 3 भागों में डिवाइड किया, वो धोलावीरा हो गया है। धोलावीरा के अलावा रंगपुर हो गया है, क्या हो गया है, रंगपुर। इसके अलावा आपका रोजदी, क्या हो गया, रोजदी हो गया है। यहीं से देसलपुर नामक स्थान भी मिलेगा, कौन सा, देसलपुर। देसलपुर के अलावा यहीं से आपको क्या देखने को मिलेगा, नागेश्वर, कौन सा, नागेश्वर। तो देसलपुर, नागेश्वर, रोजदी, रंगपुर, धोलावीरा, लोथल, और याद तो आ ही नहीं रहा मुझे तो, है ना, देसलपुर, हाँ भगत राव, एक दोस्तों कौन सा, भगत राव, है ना। तो ये प्रमुख जो स्थान है ये सिंधु घाटी सभ्यता के, ये कहाँ से मिलेंगे, आपके गुजरात से। कितने सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और भी होगा तो याद नहीं है ना। सुरकोटदा, कौन सा आपका, सुरकोटदा, जहां से घोड़े की हड्डियां मिली, सुर कोटदा, ठीक है। तो आपके सुरकोटदा जहां से घोड़े की हड्डियां मिली है। देखा सिंधु घाटी की सभ्यता में दोस्तों सबसे ज्यादा स्थान अगर कहीं से मिले हैं तो वो गुजरात से मिले। कहां से मिले हैं, गुजरात से बहुत सारे स्थान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी होगा, बाकी आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, कुछ चीजें मैंने आपको यहां बता दी है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा, करिए इसका आंसर, लाइक शेयर करते रहिएगा, है ना, और इसका आंसर करिए फटाफट से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे अपन, है ना, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है तो उसको भी देखना पड़ेगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आपको चाइना में देखने को मिलती दोस्तों, कौन सी, जो आपके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आपको चाइना में देखने को मिलेगी, और इसके अलावा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कौन सी, पीपुल्स, है ना, तो पीपुल्स रिपब्लिक, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना, ये इस प्रकार की पार्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, चीन में। तो चीन में ये पार्टी आपको देखने को मिलेगी कहां पर, आपके चाइना में। चाइना के दोस्तों कौन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आज न्यूज़पेपर में आया था कि कल परसों के न्यूज़पेपर में कि भाई मोदी जी चाइना की यात्रा कर सकते हैं, है ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा कड़ा रुख अपना लिया भारत के लिए उन्होंने आपका, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये पार्टी आपको चाइना में देखने को मिलेगा, चाइना में जो प्रथम राजवंश है जिसका नाम था जिया राजवंश, कौन सा, जिया राजवंश, ये चाइना में आपका क्या है, प्रथम राजवंश, ठीक है। तो प्रथम राजवंश अगर देखा जाए चाइना में तो कौन सा था, तो प्रथम राजवंश कौन सा था चाइना में, आपके जिया राजवंश। अब अंतिम पूछा है तो अंतिम का आंसर आप बता दीजिए, तो अंतिम कौन सा हो जाएगा, किंग राजवंश। किंग राजवंश आपके चाइना, चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग, क्या है दोस्तों, तो चाइना की राजधानी आपको पता होगा बीजिंग, है ना, आसान है, हर कोई कर देगा। क्या तो कुछ और है चाइना के, चाइना की मुद्रा क्या है आप बताओ, ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगी, ज्योग्राफी में होगा ना आप लोगों की, नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5, और 5 का आंसर मुन्ना मुन्नियों क्या हो जाएगा, 5 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग की खोज की, है ना, समुद्री मार्ग की खोज की, ध्यान रखना है। अपने को स्कूल मैडम ने क्या पढ़ाया कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने, अरे भैया भारत तो पहले ही से ही था, भारत के लिए रास्ता खोजा गया। खैर ठीक है, जब छोटे थे तो समझ नहीं थी, अब समझ आ गई, है ना। तो 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा था, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, वास्को डी गामा। कौन दोस्तों आपका, वास्को डी गामा। 3 बार भारत आया, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 बार दोस्तों भारत आगमन हुआ है वास्को डी गामा का, 3 बार क्या हुआ है, भारत आगमन। तो वास्को डी गामा का भारत में आगमन कितनी बार हुआ है, तो भारत में आगमन आपके 3 बार, वास्को डी गामा का भारत में आगमन दोस्तों 3 बार हुआ है, ध्यान रखना। 3 बार कब कब, तो एक तो आपका 1498 हो गया है, 17 में 1498,
लास्ट में दूसरी बार में 2 लगा दो और तीसरी बार में 1524। इसकी समाधि केरल में ही है। इसकी समाधि कहाँ पर आपके केरल में। किसकी समाधि? वास्को डी गामा, एक गुजरात के एक व्यापारी हुआ करते थे, अब्दुल मनीत या अब्दुल मजीद, जो आपके पथ प्रदर्शक हुआ करते थे, अब्दुल मनीद या अब्दुल मजीद। उनकी सहायता से दोस्तों वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। उस समय में वहां के शासक कौन थे? जमोरिन। और जमोरिन ने जमकर वेलकम किया जमोरे का। जमोरा कौन? वास्को डी गामा बहुत सारे मिर्च मसाले ले जाएगा, जिसकी काफी ज्यादा डिमांड हुआ करती थी दोस्तों। कहाँ डिमांड हुआ करती थी? यूरोप में, और खास करके पुर्तगाल, यूरोपियन कंट्रीज में बेचा उसने। और आने जाने का सब कुछ काटने के बावजूद भी 60 टाइम्स 60 गुना मुनाफा या प्रॉफिट कमाया था। किसने? वास्को डी गामा। ध्यान रखना है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? ये स्पेन का निवासी था। कहाँ का? आपके स्पेन का निवासी। ठीक है, तो स्पेन का निवासी हुआ करता था। ये निकला था दोस्तों कहाँ के लिए? ये निकला था आपके भारत के लिए। परंतु ये भटकते भटकते कहाँ पहुंच गया? गलती से आपके अमेरिका पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अमेरिका पहुंचा। तो भटकते भटकते गलती से आपके अमेरिका पहुंच जाएगा। कौन सा? क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के लिए रास्ता खोजा आपके 1492 में। कब? आपके 1492 में अमेरिका के लिए रास्ता खोजेगा कौन? आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। देखो मैं एक चीज आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसका आंसर 6 का क्या हो जाएगा? 6 का आंसर दोस्तों आपका ए होगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बोर्ड पे। सबसे पहले हम वास्को डी गामा के बारे में देखते हैं। ये जो आपके वास्को डी गामा है, कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा दोस्तों कहाँ से आया था? ये पुर्तगाल से आया था। कहाँ से? पुर्तगाल, है ना। पुर्तगाल से आया और कहाँ के लिए रास्ता खोजेगा? आपके भारत के लिए, है ना। तो कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था और भारत के लिए रास्ता खोजेगा। फिर आपका क्रिस्टोफर कोलंबस उठा लो आप। कौन? क्रिस्टोफर, है ना। वैसे पहले क्रिस्टोफर ही लेना था आपका, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना। पहले भारत की बात करेंगे अपन, भारत के है तो क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी है। कहाँ का? स्पेन का निवासी है। और ये गलती से भटक कर कहाँ पहुंच गया? अमेरिका, जिसे नई दुनिया का देश भी कहा जाता है। अमेरिका पहुंच गया है। फिर आपका ग्रेट ब्रिटेन का निवासी हुआ करता है, जिसका नाम था कैप्टन कुक। क्या नाम था आपके? कैप्टन कुक। तो कैप्टन कुक दोस्तों कहाँ का निवासी है? कैप्टन कुक निवासी है आपके ग्रेट ब्रिटेन का। कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन में कई सारे देश आते। कौन कौन से सर? तो वो आप ज्योग्राफी वाले सर से पूछना, है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन का निवासी कैप्टन कुक ये भटकते भटकते कहाँ पहुंच गया? आपके ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पहुंच जाएगा? ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। ये पूछा गया है प्रश्न, ये कौन सा व्यक्ति कहाँ का निवासी है? एक व्यक्ति था आपका तस्मान। क्या नाम था आपके? तस्मान। ठीक है, तो तस्मान कहाँ का निवासी था? ये हॉलैंड का। हॉलैंड को वर्तमान में क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहते हैं। तो हॉलैंड को वर्तमान में नीदरलैंड कहते हैं। यहाँ का निवासी है। ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको तस्मानिया देखने को मिलेगा। बहुत जल संधि आपके ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, आपको पता होगा। तो तस्मानिया पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? तस्मानिया। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी भारत के लिए रास्ता खोजेगा। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी अमेरिका पहुंचा सबसे पहले। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का निवासी ऑस्ट्रेलिया के लिए रास्ता। तस्मान हॉलैंड, जिसको वर्तमान में नीदरलैंड कहते हैं, यहाँ का निवासी तस्मानिया के लिए इसने क्या किया था? रास्ता खोजा था। तो कौन सा व्यक्ति कहाँ के लिए रास्ता खोजेगा? ये आपके सामने लिख दिया मैंने। जो प्रश्न था उसका आंसर बता दिया। और भी चीजें हैं कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो बता देता हूँ वो भी, चलो लगे हाथ, है ना। तो भारत में सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? मुन्ना मुन्नियो पुर्तगाली। वैसे आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए। कब आए थे सर? 1498 में दोस्तों, 1498 में। फिर कौन आए थे? डच। डच कहाँ के निवासी है? हॉलैंड या नीदरलैंड के जो निवासी है डच आए थे। आपके इनका आगमन बता रहा हूं मैं, कुछ और नहीं बता रहा। तो बोले सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। वो चीजें अलग है जो आप सोच रहे हो, ये अलग है, ध्यान रखना। 1595 में हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी डच हो गए हैं। इसके बाद में आप चलेंगे तो फिर इसके बाद में दोस्तों कौन आएंगे? आपका सबसे पहले पुर्तगाली, डच और फिर आपके ब्रिटिश लोग आएंगे। कौन आएंगे? ब्रिटिश लोग आते हैं। ब्रिटिश कब आएंगे भारत में? 1600 में। कब? 1600 में आते हैं। फिर कौन आएगा? फिर आ जाएंगे आपके डेनमार्क के निवासी डेनिश। डेनमार्क के निवासी डेनिश ये कब आएंगे? तो ये आ जाएंगे आपके 1616 में। 1616 में। फिर और कोई आएगा? हाँ,
तो इसके बाद में फ्रांसीसी आएंगे। कौन आएंगे? फ्रांसीसी आएंगे। ये कब आएंगे सर? तो फ्रांसीसी दोस्तों 1664 में। कब? आपके 1664 में। तो ये क्रम है, आगमन है। कंपनी कब बनी वो भी नहीं बताया मैंने। ये यूरोपीय लोगों का एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का भारत में आगमन, वो बता रहा हूं। सबसे पहले पुर्तगाली 1498, फिर डच 1595 में, ब्रिटिशर्स आपके 1600 में, डेनमार्क के निवासी डेनिश 1616 में, और फ्रांसीसी कब आए थे? आपके 1664 में। तो ये चीजें ध्यान रखना, कौन कब आए, बाकी चीजें बता दी यहाँ पर, बाकी ये आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करो दोस्तों, बताओ। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, है ना। वैसे बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब पर कवर करवा दी मेरे ख्याल से, तो बस ईमानदारी से आपको पढ़ना है, कंटिन्यूटी रखना है, नैया पार अपने आप हो जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे बहुत परेशान होते जबरदस्ती में, इससे कोई मतलब नहीं होता है ना। मेहनत करो, पढ़ो ईमानदारी से तो काम होगा। परेशानियों से कोई समस्या का समाधान थोड़ी ना होता, उन चीजों पर काम करो। कितना सारा काम कर लिया अपन ने। गुरु नानक का जन्म स्थान, चलिए, तो गुरु नानक जी की बात चल रही है ना। सिख धर्म के संस्थापक थे आपके, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी, ठीक है। तो गुरु नानक जी दोस्तों क्या थे? आपके सिखिज्म के फाउंडर, आपके सिख धर्म के संस्थापक या सिख धर्म के जो फाउंडर कौन थे? गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब कहते हैं कि इस दुनिया में एक ईश्वर है। क्या है? एक ईश्वर पर इन्होंने कहा था, बल दिया था कि ईश्वर दोस्तों क्या है? एक है। कौन कहते हैं? आपके इन्होंने कहा था, आपके नानक साहब ने, ईश्वर एक है। इन्होंने कहा था स्त्री और पुरुष क्या है? बराबर है। स्त्री और पुरुष क्या है? बराबर है, ऐसा भी इनके द्वारा कहा गया था। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बराबर है ना। इन्होंने मानव बंधुत्व, ब्रदरहुड, मानव बंधुत्व की बात भी इन्होंने कही थी। तो ब्रदरहुड, मानव बंधुत्व की बात भी इनके द्वारा कही गई थी। गुरु नानक जी का जन्म पूछा है, तो इनका जन्म हुआ था आपका 1469 में। 1469 में। कहाँ पर जन्म होगा? आपके ननकाना साहिब, जो पाकिस्तान में आपके ननकाना साहिब में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनकी डेथ, इनकी मृत्यु दोस्तों कब होती है? तो इनकी मृत्यु 1539 में इनकी डेथ, मृत्यु होती है तलवंडी, करतारपुर, जिसको डेरा बाबा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आपके करतारपुर साहिब। तो करतारपुर, जिसको डेरा बाबा के नाम से भी जाना जाता, ननकाना को तलवंडी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आपका। तो करतारपुर, जिसको डेरा बाबा, यहीं पर मृत्यु, पाकिस्तान में। करतारपुर कॉरिडोर का नाम भी तो आपने सुना होगा, कुछ समय पहले काफी चर्चा में भी रहा है। और ये जो आपके ननकाना साहिब में इनका जन्म होता है, और जपजी नाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से? आपके जपजी नाम से, है ना। तो जपजी नाम से क्या करते थे? आपके कविताएं लिखते थे। कौन? आपके गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब जपजी नाम से कविताएं लिखते थे। ये ध्यान रखना आपको, थोड़ा सा IMP है। जपजी नाम से क्या करते थे? कविताएं लिखा करते थे। कौन? आपके गुरु नानक साहब। इसका आंसर दोस्तों आपका C हो जाएगा। जो सिख धर्म है, सिख धर्म में टोटल गुरुओं की संख्या कितनी है? तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई जो सिख धर्म है, सिख धर्म में, ये सब आप लोगों को पता होगा, कितने गुरु बताओ? तो सिख धर्म में 10 गुरु है। कितने? आपके 10 गुरु आपको देखने को मिलेंगे। आपके सिख धर्म में 10 गुरु। अब पहले गुरु का नाम था गुरु नानक जी। क्या नाम था? गुरु नानक, है ना। गुरु नानक के अलावा दूसरे नंबर के गुरु का नाम था गुरु अंगद। गुरु अंगद को ही क्या कहते हैं? लहना के नाम से भी जाना। गुरु अंगद को लहना भी कहते हैं। इसके अलावा अमरदास जी। कौन है? अमरदास, है ना। तो जब अमरदास जी हो गए, गुरु अमरदास जी हो गए हैं। फिर आपके रामदास जी हो गए, गुरु रामदास जी, जो आपके 4th नंबर के गुरु है। इसके अलावा 5वें नंबर के गुरु तो हर कोई जानता, आप सब लोग, पता है मुझे, अर्जुन देव। कौन थे? आपके अर्जुन देव। तो जो आपके अर्जुन देव आपके 5वें नंबर के गुरु हो गए हैं। 6ठे नंबर के गुरु का नाम हरगोविंद। क्या नाम था? हरगोविंद आपके कौन से नंबर के गुरु है? तो हरगोविंद साहब 6ठे। 7वें नंबर के आपके हर राय। क्या हो गए? आपके हर राय हो गए हैं। 8वें कौन हो गए हैं? 8वें आपके हर किशन। कौन?
हरकिशन हो गए हैं। 90 नंबर के गुरु कौन थे आपके? 90 गुरु आपके गुरु तेग बहादुर। कौन थे गुरु? तेग बहादुर हो गए। और सिखों के जो अंतिम गुरु 10वें नंबर के जो गुरु है, इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था आपके? गुरु गोविंद सिंह आपके जो अंतिम गुरु हो गए आपके सिखों के, गुरु गोविंद सिंह, है ना। ये 10वें नंबर के गुरु है। गुरु नानक जी ने दोस्तों आपके संगत एवं पंगत नाम की जो प्रथा को प्रारंभ किया। संगत मतलब साथ में रहना, और पंगत मतलब खाना, एक साथ में खाना। जो लंगर व्यवस्था गांव में पंगत लगती कि नहीं, संगत और पंगत। संगत मतलब साथ में एक जगह स्थान पे रहना, पंगत मतलब एक साथ लंगर जो व्यवस्था है, इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। रामदास जी को आपके 500 बीघा जमीन दान में दी थी। किसने? अकबर ने 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन दान में, है ना। तो 500 बीघा जमीन दान में दी थी। किसने दी थी मुन्ना मुन्नी? आपके अकबर ने, जिस पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर की स्थापना करवाई थी। अमृतसर में जो आपके हरमिंदर साहब है, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, आपका जो स्वर्ण मंदिर है ना, वहीं पर जो आपका हरमिंदर साहब है, इनका निर्माण भी दोस्तों किसने करवाया था? आपके अर्जुन देव ने। किसने? आपके, है ना। तो जो आपका हरमिंदर साहब है, हरमिंदर साहब का जो निर्माण किसने करवाया था? हरमिंदर साहब का जो निर्माण है, सिखों के 5वें नंबर के गुरु आपके अर्जुन देव। वहीं पर जो वर्तमान में आपका स्वर्ण मंदिर है, राजा रंजीत सिंह ने उसको सोने की परत से चढ़वाया था, राजा रंजीत सिंह ने, इसलिए नाम पड़ा उसका आपका स्वर्ण मंदिर दोस्तों। इसके अलावा जो हरगोविंद साहब है, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी। गुरु की गद्दी आपके अकाल तख्त, ठीक है। तो अकाल तख्त की स्थापना कौन करता है? गुरु की गद्दी अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद साहब करते हैं। बाकी और भी आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो सिखों के अंतिम गुरु है, गुरु गोविंद सिंह जी है। इनकी समाधि आपके नांदेड़ महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर बहुत ही जबरदस्त गुरुद्वारा, कभी देखना। इन्हीं की मेमोरी, इन्हीं की याद में आपका बना है। तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु है। 10 के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा, बट आगे के प्रश्न में जब आएगा तब बताऊंगा और डिटेल आपको बता दी जाएगी, है ना। बाकी इस प्रश्न का आंसर मैंने आपको दे दिया है। और ये नांदेड़ देखो महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु जो आपके अंतिम गुरु हुआ करते हैं। ऋग्वेदिक काल में क्या प्रश्न पूछा है? ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? आवाज ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गालों का, और गलों का। अच्छा, गलों का, नेक मतलब गला, बाहू का, कलाई का, है ना। वाह यार। तो वैदिक काल में एक शब्द है जिसका नाम क्या? आपके वहतु। क्या है? वहतु। ये दोस्तों कन्या को दिया जाने वाला विशेष उपहार है शादी के समय में, है ना। इसको दहेज नहीं कहोगे, बट एक तरीके से दहेज ही हो गया। दहेज तो कहना नहीं, बट एक तरीके से दहेज हो गया है, ठीक है। कन्या को दिया जाने वाला विशेष उपहार, कन्या को दिया जाने वाला, कन्या को दिया जाने वाला विशेष उपहार, है ना। शादी के समय में कन्या को दिया जाने वाला विशेष उपहार, शादी के समय में जो आपका दिया जाता है। निष्क दोस्तों क्या था मुन्ना मुन्नियों? निष्क सोने का आभूषण। निष्क क्या है? सोने का आभूषण। गले में पहने जाने वाला हार, नेकलेस, जो लड़कियां पहनती है ना, गले में हार जिद्दी लोग पहनती है, वस्तु विनिमय के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। एक शब्द आपके अगन्या, जिसको ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। अगन्या का मतलब क्या होता है? आपके गाय, है ना। गाय को क्या कहा गया वैदिक काल में? अगन्या, ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। एक शब्द आपका पणी। पणी का मतलब सर क्या होता है दोस्तों? पणी मतलब व्यापारी, दूर दूर जाकर क्या करना? व्यापार करना, दूर दूर जाकर व्यापार करना। और कभी कभी गाय चोरी का काम भी कर लिया करते थे, है ना। कभी कभी गाय चोरी का काम भी करते थे आपके पणी। आपका जो व्यापारी वर्ग दूर दूर जाकर व्यापार करना है। बलि शब्द भी आपको देखने को मिलेगा। बलि एक प्रकार का क्या हो गया है? कर या टैक्स। बलि का मतलब क्या होता है? कर या टैक्स। इसी समय में एक शब्द देखने को मिलेगा पर्जन्य। क्या था आपका?
पर्जन्य मतलब बादल या फिर वर्षा के देवता भी इनको कह सकते हैं। वैसे वर्षा आंधी तूफान के देवता किसे कहा गया? इंद्र को। इंद्र ऑल्सो नोन एज पुरंदर। परंतु यहाँ पर भी पर्जन्य मतलब बादल वर्षा के देवता, इनको भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा एक शब्द था आपका करिस। क्या था? करिस। करिस क्या है? तो करिस आपके गोबर की खाद है। क्या है? गोबर की खाद। ठीक है, तो जो आपकी गोबर की खाद, इसको क्या कहा गया है? तो गोबर की खाद, इसको दोस्तों कहा गया आपके करिस। करिस मतलब गोबर की खाद। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे वैदिक काल में। वैदिक काल में और देखें दोस्तों, यव, ये क्या हो जाएगा आपका? यव मतलब आपका जो। यव मतलब जो हो गया है। अब जगह स्पेस ने एक शब्द और है, जैसे कि आपका ब्रीही। क्या आपका ये दोस्तों आपका जो ब्रीही है, ब्रीही मतलब क्या हो जाएगा? तो ब्रीही मतलब आपके चावल। ये ब्रीही मतलब क्या हो गया है? चावल, है ना। तंदुल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आपका ब्रीही मतलब धान या चावल। धान या आपका चावल। एक तंदुल शब्द भी मिलता, तंदुल भी मतलब भी चावल होता है। तो ब्रीही मतलब धान चावल, और तंदुल मतलब भी आपका धान चावल हो गया है। वैदिक काल में निष्क किस आभूषण का अंग था? गले में पहने जाने वाला हार, नेकलेस, जिसको लड़कियां पहनती। गले में पहने जाने वाला हार जिसको लड़कियां पहनती दोस्तों, एक प्रकार का ये क्या हो गया है? नेकलेस हो गया। ये ध्यान रखना आपको। और इसके अलावा अनाज मापने का जो बर्तन, इसको क्या कहते हैं? पर्जन्य। क्या कहते हैं? आपका पर्जन्य। ठीक है, तो ये क्या आपके अनाज मापने का यंत्र, अनाज मापने, अनाज मापने का बर्तन दोस्तों क्या हो गया है? पर्जन्य हो गया है। एक शब्द आपका उष्णी है। क्या है? उष्णी। ये उष्णी क्या है मुन्ना मुन्नियों? उष्णी मतलब आपके पगड़ी। उष्णी मतलब क्या होता है? पगड़ी। उष्णी मतलब पगड़ी। एक निवी होता है और एक अधिवास भी होता है। निवी जो कमर के नीचे भाग में जो कपड़े पहने जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो कमर के जो निचले भाग में जो पतलून वतलून पहनते हैं उसे नीवी कहते हैं। और शरीर के जो ऊपरी भाग में जो पहना जाता है उसको अधिवास कहा जाता है। तो ऐसे वैदिक समय में बहुत सारे शब्द हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो गले में पहने जाने वाला हार, नेकलेस, है ना। एक शब्द दोस्तों अमाजू भी है। क्या आपका? अमाजू। सर ये क्या होता है? तो अमाजू दोस्तों अविवाहित, अविवाहित कौन सी? आपका अविवाहित स्त्री के लिए, जीवन भर जो अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? अमाजू। एक नियोग प्रथा भी थी। कौन सी प्रथा? नियोग प्रथा। नियोग प्रथा में दोस्तों क्या है? हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड की मृत्यु हो जाती तो उस कंडीशन में लड़की पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए अपने करीबी रिश्तेदार या देवर के साथ में रहती, इसको नियोग प्रथा कहते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? अमाजू। बाकी शब्द मैंने और बताए, और भी इसके अलावा शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो अब आगे डिस्कस कर लेंगे। 8 का आंसर बी हो जाएगा। 8 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा समझ में दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, सरल ही है, कोई ज्यादा टफ नहीं है ना। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। कौन विद्वान था? हिंदी और फारसी दोनों का विद्वान कौन हुआ करता है? अकबर चाचू, तानसेन, अमीर खुसरो, बेरम खां। बताओ। बेरम खां की हत्या कर दी जाती दोस्तों किसके द्वारा? तो बेरम खां की हत्या गुजरात के पाटन में। कहां पर? गुजरात के पाटन। ठीक है, तो गुजरात के पाटन में किसकी हत्या कर दी थी? तो गुजरात के पाटन में बेरम खां की हत्या 1561 में। 1561 में। तो हत्या गुजरात के पाटन में, है ना। गुजरात के पाटन 1561 में मुबारक खां ने, किसने हत्या कर दी थी? आपके मुबारक खां। ठीक है, तो मुबारक खां नामक व्यक्ति ने क्या कर दी थी? गुजरात के पाटन में हत्या कर दी थी। ये मक्का मदीना हज की यात्रा पर जा रहा था। बेरम खां कहाँ जा रहा था दोस्तों? मक्का मदीना हज की यात्रा पर आपका जा रहा था। अकबर का शासनकाल आपको पता है 1556 से 1605। ये टाइम पीरियड किसका है? अकबर का। तानसेन के बारे में आप सब कुछ जानते तो बाद में और बता देंगे। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदी खड़ी बोली का जनक। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं? हिंदी खड़ी बोली का जनक भी दोस्तों किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को दोस्तों आपके सितार और तबले का आविष्कारक भी कहा जाता। सितार और तबले का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को
छाप तिलक सब छीनी रे जो कव्वाली आप सुनते हो ना, वो भी आपके अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में आपके 7 सुल्तानों का शासन काल देखा। कितने? आपके 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था। ये भी ध्यान रखना, 7 सुल्तानों का शासन काल किसने देखा था? अमीर खुसरो। अपना साहित्यिक जीवन बलबन के समय में लिखना प्रारंभ करता है, ये ध्यान रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। किसका? ये जो आपका अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट आपका दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट दरबारी कवि दोस्तों कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट दरबारी कवि हुआ करता था अमीर खुसरो की कई सारी रचनाएं हैं। खजाइन उल फुतूह, नूह सिपहर, देवल रानी खिज्र खानी, तुगलकनामा, ऐसी कई सारी किताबों की रचना भी अमीर खुसरो के द्वारा की जाती। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का आंसर सी हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगले प्रश्न में आपको दे दी जाएगी। निम्न में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा गया? समाजवाद की बाइबिल किसे कहा गया है? बताओ। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इसको लिखने का काम दोस्तों आपका पिग्यू करते हैं। कौन करते हैं? आपके एक व्यक्ति जिनका नाम आपके पिग्यू, ठीक है। तो पिग्यू ने इस किताब को लिखा दोस्तों। वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा, दास कैपिटल। वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक दोस्तों आपके हिक्स है। कौन? आपके इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक आपके हिक्स है। क्या है? इसके लेखक हिक्स हो जाएंगे। और दास कैपिटल, इसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। इन्होंने ही तो कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये सेंटेंस किसका है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहता है कि डर है तो धर्म है। अगर आपके मन में डर है तो क्या है? धर्म है। और धर्म अफीम के समान, ऐसा कौन कहता है? कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स ही हुआ करते हैं। और समाजवाद की इसे क्या कहा गया है? बाइबिल कहा गया है। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक आपके पिग्यू नाम के व्यक्ति है। और वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक आपके हिक्स है। और दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, धर्म अफीम के समान है, मगर मन में डर है तो धर्म है। ऐसा भी किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था दोस्तों। निम्न में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन हुआ करता था इनमें से? कल्हण, मैत्रेयी, कालिदास, पाणिनि। कल्हण ने किताब लिखी जिसका नाम पता होगा, राष्ट्रंगणी। कितनी बार बता दी चीजें आप लोगों को, मेरे को लगता है आप तो रट गए होगी, फोकट परेशान हो रहे थे और हो भी रहे कुछ अभी भी, है ना। कितनी सारी चीजें याद हो गई। राष्ट्रंगणी में इसमें 8 तरंग है। कितने तरंग हैं? 8 तरंग। ये क्या तूफान है सर? 8 अध्याय, 8 तरंग, 8 अध्याय देखने को मिलेंगे। राष्ट्रंगणी के लेखक कल्हण है। इस किताब में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी, कश्मीर का इतिहास, ठीक है। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? राष्ट्रंगणी नामक जो किताब है, इसके लेखक कौन है? कल्हण है। और इसी राष्ट्रंगणी के लेखक कल्हण है। इसमें इसी किताब में जानकारी मिलती है कि अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की। अशोक ने क्या किया था? अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर, अशोक ने क्या किया था? कश्मीर में दोस्तों आपका श्रीनगर, कश्मीर में श्रीनगर। तो अशोक ने कश्मीर में आपका श्रीनगर हो गया है, कश्मीर में श्रीनगर। इसके अलावा नेपाल में देवपत्तन। नेपाल में कौन सा? नेपाल में देवपत्तन। तो नेपाल में देवपत्तन और कश्मीर में श्रीनगर, इन नगरों की स्थापना अशोक करता है। इसकी जानकारी भी दोस्तों कहाँ मिलती? राष्ट्रंगणी नामक किताब में। और राष्ट्रंगणी नामक किताब में तो अशोक के पुत्र जालोक के बारे में भी जानकारी मिलती। अशोक का कई सारे पुत्र थे, बट उसमें से अशोक का एक पुत्र जालोक, उसके बारे में भी जानकारी इसी किताब में देखने को मिलेगा। संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद दोस्तों आपकी पाणिनि, है ना। पाणिनि ने किताब लिखी जिसका नाम है अष्टाध्याय। क्या नाम है आपके? अष्टाध्याय, ठीक है। तो अष्टाध्याय नामक किताब के लेखक कौन है? पाणिनि। व्याकरण से संबंधित आपके किताब है। कालिदास के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हो कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास भारत का
शेक्सपियर जिनको कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 जेम्स 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में कालिदास हुआ करते थे और कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वर्ष्योम, मेघदूतम, है ना, ऐसे कई रचनाओं की कितने आपके कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर, उज्जैन से आपके बिलोंग करते, चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से एक रत्न ये हुआ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, और 11 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 11 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? ये स्टेटमेंट किसका था बताइए। उनका मैं बता सकता हूं, आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, इतने में आप समझ जाओगे मेरे ख्याल से। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में, है ना, अम्बेडकर नगर, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार महू, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार फुल फॉर्म अम्बेडकर नगर में जन्म। इनकी मृत्यु दोस्तों कब? तो इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ, इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हीं को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं को कहा जाता है। इन्हीं को भारत रत्न कब मिला था? इनको भारत रत्न मिला था 1990 में। भारत रत्न मिलने के पश्चात इनको भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। इन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। बात हम कर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, किसकी? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट दिया था। कितने? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है। इनकी कई सारी बुक्स भी है, जिससे इन्होंने किताब लिखी है आपका जाति का विनाश, क्या आपके जाति का विनाश, ठीक है। तो जाति का विनाश नामक किताब के लेखक भी यही है। इसके अलावा हुवर सुद्रास, शूद्र कौन थे, ये किताब भी इन्होंने लिखी। हुवर सुद्रास, शूद्र कौन थे, हुवर सुद्रास शूद्र कौन थे, ये किताब भी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार, है ना, ये किताब भी इन्होंने ही आपके लिखी है। इसके अलावा एक और पत्र का प्रकाशन किया था, मुक नायक, कौन सा? आपके मुक नायक। तो मुक नायक का प्रकाशन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो मुक नायक भी इन्हीं ने आपका लिखी है। जाति का विनाश, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार, हुवर सुद्रास शूद्र कौन थे, इसके लेखक भी आपके अंबेडकर साहब थे। अब दोस्तों जो प्रारूप समिति है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी, इस प्रारूप समिति का स्थापना, इसका गठन कब हुआ था? तो इसकी स्थापना आपके 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 19, हालांकि पॉलिटी में आएगा, इसको आप पॉलिटी में डिस्कस करना। तो प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से ध्यान रखना दोस्तों आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 12, और 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 12 का आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, भाग एवं बलि क्या थे आपके? भाग एवं बलि, ये दोस्तों 1/6 लिया जाता था। आप समझ गए होंगे आपके सर किसकी बात कर रहे हो। भाग एवं बलि अर्थशास्त्र नामक किताब में भी इसका आपको जिक्र देखने को मिलेगा। एक घुट थोड़ा पानी पी लेता हूं जरा, है ना। चलिए दोस्तों, आ जाओ मैदान में वापस से। तो भाग एवं बलि दोस्तों राजस्व के सोर्स थे। इनका उल्लेख अर्थशास्त्र नामक किताब में भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बलि जो टैक्स था ना, आपकी इच्छा हो तो दो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में जब आप वैदिक सभ्यता पढ़ते हो, वैदिक काल देखते हो, तो वैदिक टाइम पीरियड को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक अर्ली वैदिक टाइम पीरियड और एक आपका लेटर वैदिक टाइम पीरियड। तो जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड है उसमें जो बलि था वो मैंडेटरी कंपलसरी नहीं था, आपका वॉलंटरी स्वेच्छा पर निर्भर करता था।
आपकी इच्छा हो तो बलि टैक्स राजा को दो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेटर वैदिक टाइम पीरियड में बलि को मैंडेटरी कंपलसरी कर दिया कि आपको बलि टैक्स देना ही पड़ेगा राजा को, कहीं से भी लाओ आप। उत्तर वैदिक काल में लोगों के जीवन में क्या आती है, आपके कठिनाइयां आती है, तो लोग फिर सरलता का मार्ग ढूंढेंगे और लगभग आपके 62 से 63 नए धर्मों की उत्पत्ति, जिसमें मुख्य तौर पर जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो भाग एवं बलि दोस्तों राजस्व के सोर्स जो 1/6 लिया जाता था, टैक्स थे आपके। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था, डू एंड डाई। दांडी मार्च, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब करी थी आपके, तो गांधी जी ने अपना दांडी मार्च इसकी शुरुआत करी थी दोस्तों 12 मार्च को। कब, 12 मार्च। तो 12 मार्च 1930 में गांधी जी अपने दांडी मार्च की शुरुआत करेंगे, कहां से, साबरमती आश्रम से। कहां से, आपके साबरमती आश्रम, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से जो गांधी जी अपना दांडी मार्च अपने 78 फॉलोवर्स, 78 अनुयायियों के साथ में निकले थे, 78 फॉलोअर्स अनुयायियों के साथ, ठीक है। तो 78 फॉलोवर्स आपके 78 अनुयायियों के साथ में निकले थे, कौन, आपके गांधी जी। तो 78 फॉलोवर्स जो आपके 78 इनके क्या थे, फॉलोवर्स से आपके अनुयायियों के साथ में गांधी जी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। परंतु जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते, धीरे धीरे गांधी जी के साथ में कारवा भी बढ़ता जाता है। गांधी जी लगभग 24 दिन की यात्रा तय करते, कितने, आपके 24 दिन की यात्रा थी। तो गांधी जी की आपके 24 दिन की यात्रा थी, और यही अपने जो गांधी जी हैं 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में एक मुट्ठी नमक उठाएंगे और नमक कानून को दोस्तों क्या कर देंगे, आपके भंग कर देते गुजरात के नौसारी जिले में आपके दांडी नामक स्थान पर, ठीक है। क्योंकि नमक पर मोनोपोली, एकाधिकार हुआ करता था, किसका, अंग्रेजों का। तो एक मुट्ठी नमक उठाएंगे और नमक कानून को गांधी जी ने क्या कर दिया, भंग कर दिया गुजरात के नौसारी जिले में आपके दांडी नामक स्थान पर। तो एक यहां से माइनस करो, वहां से 24 दिन की यात्रा हो जाएगी। 78 फॉलोअर्स अनुयायियों के साथ में निकलते हैं, जैसे जैसे बढ़ते गांधी जी के साथ में कारवा बढ़ता जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो का नारा, है ना। तो ये करो या मरो करो या मरो का नारा किस आंदोलन से, आपके भारत छोड़ो आंदोलन से। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त 1942 में, 8 या 9 अगस्त 1942 में दोस्तों आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपके अगस्त 1942, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो का ये स्लोगन, ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था मेहर यूसुफ अली ने। किसने, मेहर यूसुफ अली। तो मेहर यूसुफ अली ने दोस्तों भारत छोड़ो का नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो, गुलामी की जंजीरें अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कौन कहते हैं, आपके गांधी जी। तो गांधी जी ने कहा कि गुलामी की जंजीरें अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, अब देर करना उचित नहीं है। तो भारत की आजादी के लिए कुछ करो या करते करते मर जाओ, परंतु अब तो बर्दाश्त आपका नहीं होगा, ठीक है। तो डू एंड डाई, करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया था भारत छोड़ो के समय में, जो अगस्त 1942 में। और भारत छोड़ो का नारा मेहर यूसुफ अली। और भारत छोड़ो में दोस्तों एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन जीरो आवर। क्या नाम था, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। तो जो आपका ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के प्रमुख बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को क्या कर लिया था, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था, तो थोड़ा सा असहयोग के बारे में आपको बता देता हूं, आप लोग थोड़ा सहयोग करें क्लास में दोस्तों, है ना। तो ये जो आपके असहयोग है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आपका असहयोग नाम से स्पष्ट है क्या, आपके ई, है ना। चलिए, सहयोग आंदोलन, हम सहयोग नहीं करेंगे, किसको सहयोग नहीं करेंगे, आपके अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। और किसको सहयोग करेंगे, है ना। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में क्या होता है, प्रारंभ या स्टार्ट होता है। और ये गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कब ले लिया, 12 फरवरी 19
1922 में इसको क्या कर लिया, वापस ले लिया। गांधी जी ने क्या कर लिया, वापस ले लिया। क्यों सर वापस ले लिया, वापस इसलिए ले लिया क्योंकि क्या होता है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता जिसका नाम है गोरखपुर। कौन सा, गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपके कौन सा स्थान है, चोरी चोरा। कौन सा, चोरी चोरा। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर एक घटना होती है। घटना कब होती है, 4 फरवरी 1922 में। तो ये एक हिंसक घटना, यहाँ जनता शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रही थी और जनता के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया अंग्रेज लोगों ने, अंग्रेज पुलिस ने। तो फिर जनता तो जनता होती, जनता ने निकाली माचिस डिस्को, ठीक है, लगाई थाने में आग, और लगभग 20 से 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं, जल जाते हैं। तो ये बात पता चली गांधी जी को। तो गांधी जी ने आनंद फानन में मीटिंग बुलाई गुजरात के बारदोली में, और गांधी जी कहते कि आंदोलन तो हिंसक हो रहा है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन अपने पीक चरम पर था, उस समय में गांधी जी इसको वापस से ले लेंगे गुजरात के बारदोली में मीटिंग बुलाकर। हालांकि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन लेते तो गांधी जी काफी आलोचना भी होती है, परंतु किसी की हिम्मत नहीं कि गांधी जी के सामने कोई कुछ जाके बोल दे। इसी में गांधी जी ने लक्ष्य रखा था कि विद इन 1 ईयर, 1 वर्ष के अंदर हम स्वराज की प्राप्ति करेंगे। बहिष्कार का कॉन्सेप्ट भी था आपके। गांधी जी ने अपने केसरी हिंदी की उपाधि भी इसी समय में लौटा दी थी। दोस्तों ये भी याद रख लेना आप लोगों को, और बताते रहेंगे, ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको देते रहेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करिए फटाफट, लाइक शेयर करते रहिए, आंसर करते रहिए। चलिए करें इसका आंसर। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया था, जो आधुनिक समय में किस राज्य में है, वातापी, जिसको बादामी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बादाम मत कर लेना, कच्चा बादाम, वो अलग, कच्चा बादाम ये पक्का है। तो आपके वातापी जिसको बादामी भी कहते हैं, और ये आपके कर्नाटक में। इसका संस्थापक दोस्तों कौन था, इसलिए इनका जो फाउंडर या संस्थापक हुआ करता कौन, पुलकेशिन। कौन था आपका, पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। तो पुलकेशिन प्रथम इसका फाउंडर या संस्थापक हुआ करता है। तो जो चालुक्य राजवंश, चालुक्य की अलग अलग ब्रांच है, बेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, से अलग अलग चालुक्य आपके। तो इसमें जो वास्तविक संस्थापक देखा जाए आपके वातापी के चालुक्य वंश का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक तो आपके पुलकेशिन प्रथम था। और इसी वंश का महंतम राजा कौन था, इस वंश का महंतम राजा, ठीक है। तो इस वंश का महंतम राजा हुआ करता है जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था, पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का क्या था, महंतम राजा, जिसने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था, आपको पता होगा। इन्हीं के दरबार में आपके रवि कीर्ति थे, जिन्होंने ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ऐहोल अभिलेख जो कर्नाटक में, जिसके रचनाकार भी कौन थे, रवि कीर्ति, जो आपके पुलकेशिन द्वितीय के ही दरबार में चालुक्य वंश के महंतम राजा हुआ करते थे। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 15 का आंसर सी होगा, 15 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते भैया को दफनाया है, कुत्ते का कंकाल भी आपके समाधान के रूप में प्राप्त हुआ है, बताओ। बढ़िया बढ़िया तैयारी चल रही है आप लोगों की, रक्षाबंधन बढ़िया रहा। देखो चीजें है ना, बार बार पढ़ने से याद होती है। आप सोच रहे हो ना कि मिक्सचर हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है, बोरिंग लगता है, फलाना ढिमका ऐसा वैसा, ये आप लोगों की मन में धारणा आपने सी बना रखी है। अब जिसको सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। बोर लगे कि अच्छा लगे, खराब लगे, मिक्सचर हो, कुछ भी हो, चीजें बार बार पढ़ने से याद होती है। आप सोचो 1-2 बार पढ़ लो सब हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। आपको लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ेगी, सब चीजें बार बार देखना पड़ेगी। पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, अभी नया जुड़ा है। चलिए, मास्की दोस्तों आपके कर्नाटक में, मास्की कहां पर है, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। चिरांद आपके बिहार में, चिरांद कहां पर है, बिहार में है। बुर्जहोम कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में, बुर्जहोम कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। तो निम्न में से किस स्थान से मानव
कंकाल के साथ कुत्ते के प्रमाण मिले आपके गर्तवास, आपके गड्ढे का जो घर गर्तवास बुर्ज हम जम्मू कश्मीर में। ऐसी चीज दोस्तों ये नवपाषाणिक काल की बात है। ये कब की बात है? आपके नवपाषाणिक, ठीक है। तो आपके नवपाषाणिक काल, नव पाषाणिक काल की बात है, नवपाषाणिक काल की बात है ये दोस्तों आपके मनुष्य के साथ कुत्ता। वैसे ही आप देखोगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी एक स्थान जहां मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं, उसका नाम क्या होगा? रोपड़, है ना। रोपड़ को ही वर्तमान में क्या कहते हैं? रूपनगर। क्या कहते हैं? रूपनगर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया पहला स्थान था। अगर प्रश्न पूछा जाए ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में पहला स्थान खोजा गया था, तो रोपड़ पहली बार दोस्तों भारत में आपका यही मिला था। रोपड़ रूपनगर जो आपके सतलज नदी के किनारे, कौन सी? सतलज नदी, ठीक है। तो सतलज नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और कौन से राज्य में? आपके पंजाब राज्य में। कौन से? ये पंजाब राज्य में आपको देखने को मिलेगा। मनुष्य के साथ यहाँ पर भी कुत्ता भैया को दफनाया, मनुष्य के साथ कुत्ता, ठीक है। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता में कहां से मिलेगा? तो वो आपके रोपड़, जिसको वर्तमान में रूपनगर के नाम से जाना जाता है। बाकी नवपाषाणिक काल में आपको बताया वो जो हम जम्मू कश्मीर में है ना, वहां से भी आपके प्रमाण मिले हैं। चंगेज खां का दोस्तों मूल नाम क्या था? इसका आंसर करिए। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? खासुल खान, एशुगई, तैमुजीन या औगदी? चंगेज खां ये जलालुद्दीन मांगबरनी नाम का एक आक्रमणकारी था। कौन था? जलालुद्दीन मांगबरनी। मांग नहीं भरना किसी की, वो अलग भरना है ना, ये अलग है। जलालुद्दीन मांगबरनी। तो ये ख्वारिज्म प्रदेश का शासक था। कहाँ का शासक था? आपके ख्वारिज्म प्रदेश, ठीक है। अब ये ख्वारिज्म प्रदेश जो आपका सेंट्रल एशिया साइड आपको देखने को मिलेगा। तो ख्वारिज्म प्रदेश का शासक कौन था आपके? तो सॉरी, ख्वारिज्म प्रदेश का शासक हुआ करता दोस्तों जलालुद्दीन मांगबरनी। और जलालुद्दीन मांगबरनी और किसके मध्य फाइट चल रही थी? चंगेज खां के मध्य। किसके मध्य? आपका चंगेज खां। तो इन दोनों के मध्य डिस्क्योंग डिस्क्योंग चल रही। और चंगेज खां ने तबीयत से धोया आपके जलालुद्दीन मांगबरनी को। जलालुद्दीन मांगबरनी से कहा कि कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा। इतना डर गया जलालुद्दीन मांगबरनी कि भागते भागते पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में इधर इल्तुतमिश के एरिया में आ गया कि मुझे बचा लो। तो इल्तुतमिश ने कहा कि किससे बचाना है? तो जलालुद्दीन मांगबरनी ने कहा कि मुझे एक मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां से बचा लो। तो इल्तुतमिश ने कहा कि फटाफट से तू जिधर से आया उधर वापस निकल ले। बोले क्यों? बोले सनम तुम डूबोगे हमको भी ले डूबो, क्योंकि बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी हुआ करता था। कौन? चंगेज खां, जिसके बचपन का नाम दोस्तों क्या था? इसके बचपन का नाम तेमुचिन था। इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम आपका तेमुचिन हुआ करता है। भारत में पहली बार मंगोल में इसी इल्तुतमिश को देखा गया था। कौन से वर्ष की बात है? 1221 में आपके इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां को देखा गया। तो भारत में पहली बार मंगोल आक्रमणकारी 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए। बचपन का नाम तेमुचिन। इसकी मृत्यु दोस्तों कब होती है? तो चंगेज खां की मृत्यु हो जाती 1227। कब? आपके 1227 में चंगेज खां की मृत्यु। बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी हुआ करता था तेमुजिन या तेमुचिन, ठीक है। तो तेमुजिन या तेमुचिन बोथ आर सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगोल बहुत खतरनाक, आपके चाइना मंगोलिया के ऊपर कभी नहाते धोते नहीं, किसी की इज्जत सिवाय नहीं करते अपनी माँ के अलावा। बहुत खतरनाक हुआ करते थे। कौन? मंगोल्स। तो 17 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, करो करिए आंसर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित दोस्तों आपके किससे है? बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था आपके 1928 में। 1928 में बारदोली सत्याग्रह। इससे आपके संबंधित सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे ने एक नारा दिया। चलो विनोबा भावे के बाद में बता दूंगा। महात्मा गांधी। तो सत्याग्रह दोस्तों सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था आपके 1917 में।
चलो, तो ये जो आपके महात्मा गांधी, इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, क्या किया था, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग, ठीक है ना। तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने भारत में किया था 1917 में, चंपारण बिहार में। कहाँ पर, आपके चंपारण बिहार, ठीक है। तो चंपारण बिहार में पहली बार इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। किसने, तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में। हालांकि इसके पहले भी गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे 1906 में। कहां पर, अफ्रीका में। तो 1906 में अफ्रीका में इसके पहले भी गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके हैं, परंतु भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण बिहार में, जहां पर 3 कठिया पद्धति लागू थी। कौन सी, 3 कठिया। 3 कठिया क्या होती है, 3 भाग पर नील की खेती करना क्या था आपके, अनिवार्य। तो 3 कठिया पद्धति, 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य हुआ करता था। 3 कठिया, 3 आपके किसानों का शोषण किया जा रहा था, किसान काफी परेशान थे, है ना। तो भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। अब विनोबा भावे के बारे में 1-2 पॉइंट मुझे को याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। वैसे आप लोगों को सब पता होगा विनोबा भावे। तो विनोबा भावे, इन्होंने दोस्तों ये क्या थे, आपके जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था, आपके इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ने एक नारा दिया था, कौन सा, जय जगत, ठीक है। तो जय जगत का नारा किसने दिया, जय जगत का स्लोगन या नारा किसने दिया था, आपके विनोबा भावे। इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था दोस्तों, क्या चलाया था, भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन भी कौन चलाएंगे, विनोबा भावे चलाएंगे 1951 में। पोचमपल्ली जिला जो वर्तमान में तेलंगाना में, उस समय में आपके आंध्र प्रदेश में था, बट वर्तमान में आपके तेलंगाना में आपको दिखाई पड़ेगा भूदान आंदोलन। भूमि का समान वितरण, और पहले भारतीय जिनको रेमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला था, क्या मिला था, रेमन मैगसेसे अवार्ड, ठीक है। तो जो आपका रेमन मैगसेसे अवार्ड, पहले भारतीय जिनको रेमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला था, जिसे एशिया का नोबल भी कहा जाता। जय जगत का नारा, भूदान आंदोलन चलाया, और इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही आपके विनोबा भावे ही हुआ करते थे। इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, वो प्रश्न में लेकर आऊंगा, उसके बारे में तब बताऊंगा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ, भगवान शिव, बताओ भैया, बलराम और सुभद्रा, भगवान बलराम, सुभद्रा और भगवान कृष्ण। कृष्ण मतलब सर जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ को ही क्या कहते हैं, भगवान जगन्नाथ मतलब आपके भगवान, सॉरी, कृष्ण। तो भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, आपके बलराम और सुभद्रा, इन्हीं के सम्मान में दोस्तों आपकी जो पुरी में रथ यात्रा आपके निकाली जाती आषाढ़ माह में। कब, आपके आषाढ़ माह में, ठीक है, मई जून में खास करके। तो आषाढ़ माह मई जून में आपके ये पुरी कहाँ पड़ता है, तो पुरी आपके उड़ीसा में। पुरी कहाँ पर, उड़ीसा, ठीक है। तो पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की जो मंदिर है ना, जगन्नाथ यात्रा, कृष्ण, सुभद्रा और आपके बलराम, आषाढ़ माह खास करके मई जून माह में इस यात्रा को निकाला जाता है। 19 का जून, खास करके जून में, आषाढ़ माह आपको याद रखना है। 19 का आंसर सी हो जाएगा। अगला, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था, बताओ मेरे सुल्तानों, कब बना था। ये लोदी वंश का राजा था दोस्तों। कौन से वंश का, लोदी वंश। भारत में पहली बार अफगान साम्राज्य की स्थापना लोदी वंश के राजाओं के द्वारा की जाती है, लोदी वंश के राजा, ठीक है। तो भारत में पहली बार अफगान साम्राज्य की स्थापना लोदी वंश के राजाओं के ही द्वारा की जाती है। लोदी वंश का समय है 1451 से 1526, ठीक है। तो 1451 से 1526 ये शासनकाल किसका है, लोदी वंश के राजाओं का क्या है, शासनकाल। इसमें एक पहला राजा था जिसका नाम था बहलोल लोदी। क्या नाम था, बहलोल लोदी, जिसकी लू लग जाने के कारण मृत्यु हो गई। जौनपुर को जीतकर इसने दिल्ली सल्तनत में, मतलब अपने साम्राज्य में बिलाया था, किसने, बहलोल
लोधी ने, है ना। इसके बाद में इसी का लड़का राजा बनता है जिसका नाम था सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। फिर देखा जाए आपके इन्हीं के बाद में इसका लड़का राजा बनता है जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। ये आपको याद रखना एक एक करके। इसमें सबसे पहले आपका 1451 से 1489 ये समय किसका है? बहलोल लोधी का। फिर सिकंदर लोधी का 1489 से आपके 1517, और आपका इब्राहिम लोदी का समय है 1517 से 1526। पानीपत के युद्ध में पटक पटक कर मार मार के भूत बना दिया था। किसने भूत बना दिया था आपके? तो भूत बना दिया था बाबर। और इसी युद्ध में हराने के पश्चात दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा इब्राहिम लोदी जो युद्ध भूमि में मारा गया था। तो प्रश्न पूछा जाए ना कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा जो युद्ध भूमि में मारा गया था, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। राजा बनेगा 1517। बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का राजा हुआ करता था। जो दिल्ली सल्तनत है, इन लोगों की दोस्तों भाषा क्या हुआ करती थी? इन लोगों की दरबारी भाषा अगर पूछा जाए तो फारसी थी। क्या थी आपके? इन लोगों की भाषा, दरबारी भाषा फारसी हुआ करती थी। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हैं। कितने आपके? हाउ मेनी डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत? 5 डायनेस्टी। तो आपके दिल्ली जो आपका सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हैं? तो दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंश आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो यह है कि दिल्ली सल्तनत का नाम दिल्ली सल्तनत क्यों पड़ा? क्योंकि जितने भी राजा हैं कहाँ से रूल करेंगे? आपके दिल्ली से। और सुल्तान का टाइटल लेते दोस्तों, इसलिए नाम पड़ा दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड सर कब से कब तक है? 1206 से लेकर आपके 1526, मतलब 320 साल तक पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। 320 साल तक चलती है आपकी दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले गुलाम वंश आएगा। कौन सा? गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामलुक वंश भी कहा जाता है। दूसरा आपका खिलजी वंश आता है। कौन सा? खिलजी वंश आता है। तीसरा तुगड़ुक, तुगड़ुक तुगलक वंश। कौन सा आपका? तुगलक। फिर आपका सैयद आएगा। कौन आएगा? आपका सैयद। और फिर आपके लोदी वंश। ऐसे 5 वंश आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली सल्तनत में। इनका टाइम पीरियड और संस्थापक कौन है ये आप लोगों को पता, और नहीं पता है तो पता करो, क्योंकि सब कुछ मैं बता रहा हूं तो आप भी तो थोड़ा एफर्ट लगाओ। मैं तो बता दूंगा नहीं, ठीक है, अगले लेक्चर में बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, बट आप लोग को बताना पड़ेगा। हैप्पी रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 8 से 12 अगस्त तक। कब से कब तक दोस्तों? 8 से 12 अगस्त। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पाइए विनर्स के सभी ऑनलाइन, है ना, कोर्सेस व टेस्ट सीरीज पर 20% तक की एक्स्ट्रा छूट। 20% का जो ऑफ है, इसके लिए कूपन कोड यूज करना है राखी। कौन सा आपका? इस कूपन कोड का यूज करना, तभी आपको ये मिलेगा। एमपीटीईटी वर्ग 3 चयन परीक्षा भी जाना नहीं है ना। अभी और प्रश्न बचे हैं, टोटल लगभग 40 प्रश्न हैं। तो एमपीटीईटी वर्ग 3 चयन परीक्षा फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट 10 अगस्त जो आप टेस्ट देते हैं, आपको पता होगा दोस्तों, दिया होगा आज लोग आप लोगों ने सुबह। वर्ग 3 चयन परीक्षा स्पेशल टारगेट बैच दोपहर 1 से 8 बजे तक चल रहा है। एमपीटीईटी वर्ग 3 चयन परीक्षा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स फॉर 99 रुपीज में अवेलेबल है। एमपीटीईटी वर्ग 3 चयन परीक्षा 40 दिन की संपूर्ण जो बैच एमसीक्यूज फॉर्म में अवेलेबल है। 399 रुपीज़। विनर्स के विद्यार्थी के लिए 199 रुपये, है ना। कई सारे बच्चे जुड़े, बैच चल भी रहा है। वर्ग 3 के लिए आपका जो टेस्ट सीरीज है, टोटल 20 टेस्ट है, बुक्स भी अवेलेबल है, जो भी आप इंटरेस्टेड हो देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 40 प्रश्न है, कहाँ तक पहुंच गए? 21 तक पहुंच गए हैं। थोड़ा स्पीड में बताओ कि जरूरत नहीं है, अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से, अच्छा है, घास काटने से अच्छा है। आराम से पढ़ो, चीजें कम से कम याद तो होगी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवानाम प्रिय की उपाधि, पशु चिकित्सा लई खोले। क्या होगा दोस्तों? क्यों ऐसा क्या हुआ? अशोक ने दोस्तों विधिवत तरीके से बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के पश्चात। कौन से? आपके कलिंग युद्ध के पश्चात। तो देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय दोस्तों। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अशोक का नाम, अशोक का नाम, अशोक, अशोक का नाम अशोक
मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। कहाँ मिलता है? कौन कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो एक तो हो गया आपका मास्की अभिलेख। कौन सा? मास्की। एक हो गया है नेट्टुर। एक हो गया है उदय गोलम। कौन सा? उदय गोलम। ये तीनों दोस्तों आपके कर्नाटक में। ये तीनों कहाँ है? तो ये तीनों दोस्तों आपके कर्नाटक में। ये तीनों कहाँ है? कर्नाटक। इन तीनों में कर्नाटक में है। यहीं पर आपके अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। एक और स्थान है, एक और आपका गुर्जर अभिलेख। कौन सा है? गुर्जर अभिलेख। तो जो गुर्जर अभिलेख कहाँ पर है? गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? दतिया। यहाँ पर भी अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। तो अशोक का नाम अशोक किन किन अभिलेखों में मिलता है आपके सामने लिख दिया। कौन सा अभिलेख कहाँ, ये भी आपको बता दिया है। अशोक का शासन काल है 273 से लेकर आपका 232। यह किसका शासन काल है? अशोक का। तो अशोक का टाइम पीरियड आपके शासन काल कब से कब तक हो जाएगा? तो अशोक का टाइम पीरियड शासन काल आपके 273 से आपके 232। अशोक ने अपना कोरोनेशन या राज्याभिषेक दोस्तों कब कराया था? तो अशोक ने अपना कोरोनेशन या राज्याभिषेक कराया था। कब? कोरोनेशन या राज्याभिषेक 269 बीसी में। ऐसा क्यों करा सर? ऐसा इसलिए करा क्योंकि 4 साल तक अशोक सक्सेसरवार उत्तराधिकारी युद्ध लड़ता। ऐसा कहा जाता है कि अशोक अपने 99 ब्रदर्स को किल कर देता, 99 भाइयों की हत्या करके अशोक राजा बनता। तो थोड़ी सी फैकोलॉजी है ना, बट जो भी है, जैसा पढ़ाया जैसा लिखा ऐसा बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो अशोक मौर्य वंश का राजा था। कौन से वंश का राजा था? आपके मौर्यन डायनेस्टी का राजा हुआ करता था। जो मौर्य वंश है इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, हल्का सा बताता हूँ, है ना। ये दोस्तों आपका जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश का टाइम पीरियड आपका 322 से 185 बीसी। कब तक है? 184 या 185 बीसी। ये समय आपके मौर्य वंश का। मौर्य वंश के पहले राजा था जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगला राजा आएगा इसका पुत्र, जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में भी अगला राजा आता है जिसका नाम था उसका पुत्र अशोक। अशोक के बाद में कुणाल और दशरथ भी राजा बनते थे। कौन? आपके कुणाल और दशरथ। ठीक है, तो कुणाल और दशरथ भी राजा बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को फॉलो करता है। अपने अंतिम समय में जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। बिंदुसार जो आपके आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता है, जिसके संस्थापक मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय कहता है कि जो कुछ भी होता है आपका भाग्य निर्धारित या डिसाइड करता, आप कुछ भी नहीं करते हो। अशोक ने आपके कलिंग युद्ध के पश्चात कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। अशोक का एक पोता हुआ करता है जिसका नाम था दशरथ। ये भी दोस्तों आपके बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। हालांकि इसने आजीवकों के रहने के लिए कुछ गुफाओं का भी निर्माण कराया। आजीवक को भी फॉलो करता था परंतु मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म को फॉलो भी करता था। एक संप्रति नाम का राजा है इसी मौर्य वंश में। संप्रति नाम का राजा है जो आपके जैन धर्म को फॉलो करता था। बहुत IMP स्टार लगा लेना। संप्रति जैन धर्म को फॉलो करता था। मौर्य वंश का दोस्तों आपके अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा, मौर्य वंश का अंतिम राजा दोस्तों कौन हो जाएगा? तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा उसका नाम दोस्तों होगा बृहद्रथ। क्या हो जाएगा? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक या अंतिम राजा था, है ना। बाकी कौन किसको फॉलो कर रहा है? दशरथ आप थोड़ा सा देखोगे तो इसमें आजीवक भी आपको दिखाई पड़ेगा। आजीवकों के रहने के लिए कुछ पहाड़ी गुफाओं का निर्माण, है ना, अशोक ने भी कराया, इन्होंने भी कराया था, है ना। चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे आपके? MG रनाड़े, महादेव गोविंद रनाड़े, जिनको पश्चिमी संस्कृति के पुनः जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। MG रनाड़े, महादेव गोविंद रनाड़े महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी किसे कहते हैं? तो पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी आपके महादेव गोविंद रनाड़े, MG रनाड़े कहा जाता है। MG रनाड़े, महादेव गोविंद रनाड़े 1870 में
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, कब का? पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन करता है? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रनाड़े, महादेव गोविंद रनाड़े करते हैं। अब प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग करेंगे। और कब करेंगे? 1867 में। कहाँ पर करेंगे? बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। क्या मकसद था समाज को स्थापित करने का? जो भी इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज में जो बुराइयां फैली, उनको क्या करना? दूर करना इनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य मकसद हुआ करता था। हालांकि अगर आत्माराम पांडुरंग ना होते तो फिर आंसर आप क्या टिक करते दोस्तों? तो फिर आंसर टिक करते आपके MG रनाड़े, महादेव गोविंद रनाड़े। इन्होंने प्रार्थना समाज को बहुत फेमस किया। क्या किया था? बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध किया था। RG भंडारकर भी इसमें जुड़े थे आपके, RG भंडारकर साहब। ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ज्योतिबा फूले, इन्होंने क्या किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? आपके 1873 में। इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है आपके गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी। माली समाज को बिलोंग करते थे, जो फूल वूल का काम करते हैं ना। तो गुलामगिरी नामक किताब। इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले, जिन्हें भारत की प्रथम टीचर या भारत की प्रथम शिक्षिका भी कहा गया। किसको? सावित्री बाई फूले, जो ज्योतिराव गोविंदराव फूले की पत्नी हुआ करती है। इन्होंने दलित समाज की महिला लड़कियों के उत्थान के लिए कई सारे स्कूल कॉलेज स्थापित कराए थे आपके पुणे, महाराष्ट्र में। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर करिए। चलिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसका आंसर करिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, करो इसका आंसर। इस्लाम धर्म के फाउंडर हुआ करते थे। कौन से? आपके इस्लाम धर्म, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के फाउंडर या संस्थापक कौन थे आपके? तो इस्लाम धर्म के फाउंडर या संस्थापक दोस्तों आपके हजरत पैगंबर साहब थे। कौन थे आपके? हजरत पैगंबर साहब, ठीक है। तो जो आपके हजरत पैगंबर है ना, तो हजरत पैगंबर साहब क्या थे? आपके इस्लाम धर्म के फाउंडर या संस्थापक हुआ करते हैं। कुरैश कबीले को बिलोंग करते थे। कौन से दोस्तों? आपके कुरैश कबीले से संबंधित थे, है ना। कबीले मतलब छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स में लोग बटे हुए थे ना आपके। तो कुरैश कबीले को बिलोंग करते थे। हजरत पैगंबर साहब का बर्थ या जन्म कब होता है? तो हजरत पैगंबर साहब का बर्थ या जन्म होता आपका 570 AD में। AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनिस को हिंदी में कहते हैं ईसवी सन कहा जाता है। इनको एनलाइटमेंट बोले तो ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 610 में इनको एनलाइटमेंट बोले तो ज्ञान की प्राप्ति होती। कौन सी केव, कौन सी गुफा में दोस्तों? हीरा नामक केव, हीरा नामक गुफा में इनको एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा ये मक्का से मदीना मूव कर गए थे। इसी समय में आपका एक नया एरा, नया संवत चालू होता है जिसका नाम था हिजरी संवत। तो हिजरी संवत की शुरुआत कब होती है? 622 AD में। और हजरत पैगंबर साहब की डेथ, इंतकाल, इनकी मृत्यु दोस्तों कब होती है? इनकी मृत्यु होती है आपके 632 AD में। 632 AD में इनकी क्या होती है? डेथ या मृत्यु हो जाती है। अब क्या प्रश्न पूछा है कि जन्म कब? तो जन्म आपके 570 AD में होता है। इनके फादर का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना। इनका पालन पोषण इनके अंकल, चाचा के द्वारा इनको बड़ा करने का काम किया जाता है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक भगवान है, ऐसा कहा। मोनोथिज्म में एक ईश्वर बात की बात करता कौन था धर्म? आपका इस्लाम धर्म। कुरैश कबीले को बिलोंग करते। 23 का आंसर ए होगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो कितना सड़ा प्रश्न है सर ये, है ना। तो कर दो तुम इस बार इसको।
गांधी जी का जन्म आपके 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात में कहाँ पर? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका बर्थ या जन्म होता है। 2 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते आपके 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी थी दोस्तों, कब? 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1948 में दोस्तों आपकी नाथूराम गोडसे ने गोली मार के आपके हत्या कर दी थी दिल्ली के बिड़ला हाउस में। कहाँ पर? दिल्ली के बिड़ला हाउस में, जब प्रार्थना के लिए जा रहे थे। और गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। ठीक है, जब मरते हैं तो गांधी जी क्या के कहे थे आपके? हे राम। इनके अंतिम शब्द। गांधी जी की दोस्तों जो समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ये बेसिक प्रश्न आपको आना चाहिए। गांधी जी की जो समाधि स्थल आपके जिसका नाम है राजघाट। कहाँ पर है राजघाट सर? तो दोस्तों राजघाट दिल्ली में आपके यमुना नदी के किनारे, बहुत ही खूबसूरत समाधि स्थल। कभी मौका मिले तो चौका मार के आना, बहुत शानदार जगह है, देखना आप अवश्य इसको। तो महात्मा गांधी जी के पापा का नाम दोस्तों क्या था? तो पापा का नाम हुआ करता आपके करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। और गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ध्यान रखना, गांधी जी अफ्रीका भी गए थे। कब गए थे? 1893। और आए थे 9 जनवरी 1900। कब? तो 9 जनवरी 1900 आए थे आपके 15 में। निम्न में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं? संतर मंतर, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, कहाँ कहाँ पर आपके हैं? वाराणसी, मथुरा, जयपुर, है ना, दिल्ली, अपने उज्जैन। ये दोस्तों आपके जंतर मंतर 5 स्थानों पर देखने को मिलेगा। तो जंतर मंतर आपके वाराणसी, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन 5 स्थानों पर दिखाई पड़ता है। जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया। किसने? आपके जय सिंह द्वितीय ने दोस्तों इसका निर्माण कराया। जंतर मंतर जो आपके खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, राजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा निर्माण। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, चांदी के आहत सिक्कों में। ये जो चांदी के आहत सिक्का है ना, जो ये आपका जो मौर्य राजाओं के समय में मुद्रा आपके पण थी, और ये पण काय का सिक्का था आपके चांदी का सिक्का। ठीक है, तो पण काय का सिक्का था आपके चांदी का सिक्का जो मौर्य राजाओं के समय में चलता था। इसी को आपके आहत सिक्का भी कहते। क्या कहते हैं? आहत, या आपके पंचमार्क, या आहत फिर या पंचमार्क सिक्का भी इसको कहा जाता है। आहत पहुंचाते मतलब पंच करते, पशु पक्षी पेड़ पौधे के चित्र इस पर आपको देखने को मिलते हैं। तो मौर्य राजाओं के समय में जो चांदी का सिक्का मुद्रा थी वो पण हुआ करती है। चांदी ये आपके हड़प्पा संस्कृति से, कहाँ से है? हड़प्पा संस्कृति से। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्रमाण आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना कहाँ से लाते थे? तो सोना दोस्तों आपके कर्नाटक से। सोना कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से लाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न, देशभक्ति गीत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। चलिए, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी, उन्होंने 2 राष्ट्र का सबसे पहले कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था, 2 नेशन थ्योरी का, 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। और जब अंतरिक्ष में राकेश शर्मा गए थे भारत की तरफ से पहली बार, अभी शुभांशु शुक्ला जी गए थे कुछ समय पहले, आपको पता है। और भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति जिनका नाम दोस्तों राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गए
उन्होंने इंदिरा गांधी से बात करी और इंदिरा गांधी ने पूछा कि हिंदुस्तान कैसा दिखाई पड़ रहा वहां से, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ना। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति। इसके लेखक दोस्तों कौन है? मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा है। किसने? आपके मोहम्मद इकबाल। बाकी सारी चीजें आप जानते, बताने की जरूरत मुझे नहीं है। निम्न में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? चाइना से कौन नहीं आया था? अलबरूनी, फाइयान, सुआनज्वांग सिंह। नाम से ही समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। अलबरूनी क्या होता है? जो आपके 11वीं सेंचुरी 11वीं शताब्दी में, 11वीं सेंचुरी 11वीं शताब्दी, तो 11वीं सेंचुरी 11वीं शताब्दी में ये उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? आपके 11वीं सेंचुरी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था आपके अलबरूनी। इसके दोस्तों आपके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? इसके बचपन का नाम अबू रेहान था। इसके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? इसके बचपन का नाम अबू रेहान। इसने जो किताब लिखी है उस बुक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। क्या नाम है आपका? किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद को ही तारीख हिंद या तहकीकात हिंद भी कहते, तारीख हिंद या तहकीकात हिंद भी कहा जाता है। और ये दोस्तों आपके अलबरूनी उज्बेकिस्तान से महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में आए थे। किसके? आपके महमूद गजनवी। तो ये आपके महमूद गजनवी के शासन काल में। बाकी फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था सिंह, और ये सब आपके चाइना से आए थे बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के पर्पज से। और अलबरूनी बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री, गणित का ज्ञाता था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान भी दोस्तों कौन था आपके? तो पुराणों का स्टडी करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला आपका प्रथम मुसलमान भी यही था आपके अलबरूनी। बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री, त्रिकोणमिति का ज्ञाता भी हुआ करता है। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख भी इसने किया है। तो 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी सब चाइना से आए थे। चित्रकाल की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसके समय में? चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ दोस्तों आपके अकबर। अकबर का शासन काल है 1556 से लेकर आपके 1605। हुमायूं का समय है 1530 से लेकर आपके 1540। और ये आपका फिर 1555 से लेकर आपके 1556। 2 बार शासन करता है कौन? आपका हुमायूं। जहांगीर का समय है 1605 से 1627, ये समय जहांगीर का है। और शाहजहां का समय है 1628 से 1658। हालांकि इसकी मृत्यु 1666 में हुई थी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1666 में इसकी मृत्यु होती है। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के समय में हुआ था। हुमायूं के समय में चित्रकला का, पेंटिंग का गोल्डन समय, चित्रकला का स्वर्णिम काल किस राजा के समय को कहा जाता है? तो चित्रकला का गोल्डन का, पेंटिंग का गोल्डन टाइम, चित्रकला का स्वर्णिम काल किस राजा के समय? तो चित्रकला का स्वर्णिम काल, पेंटिंग का गोल्डन टाइम पीरियड किस राजा के समय को कहा गया है? तो चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर के समय। परंतु मुगल काल में चित्रकला प्रारंभ हुमायूं के समय में हुई थी। किसके समय में? हुमायूं के समय। ध्यान रखना है। हालांकि पेंटिंग को जबरदस्त बढ़ावा दिया जहांगीर ने। जहांगीर कहता है कि पेंटिंग का कौन सा पार्ट किस पेंटर ने बनाया है, देखकर मैं बता सकता हूं। इतना बड़ा कलाकार हुआ करता था कौन? आपका ये जहांगीर। चलिए, वर्साई की संधि किस वर्ष में आपके हस्तांतरित हुई थी? वर्साई की संधि किस वर्ष में आपके हस्तांतरित हुई थी? जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है ना, तो आपका प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो आपका प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो आपका प्रथम विश्व युद्ध, ये कब चालू हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो आपका प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई, कब आपके 28 जुलाई, तो 28 जुलाई 1914 में दोस्तों क्या हुआ? तो सही, हाँ, 28 जुलाई 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ। और समाप्त कब होता है? 11 नवंबर
1918 में दोस्तों क्या हो जाएगा, 1918 में ये समाप्त हो जाएगा। कौन सा वर्ल्ड वार आपका, प्रथम विश्व युद्ध। वर्साई की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। तो युद्ध का दोस्तों इमीडिएट या तत्कालिक कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार है जिनकी हत्या कर दी थी बोस्निया नामक स्थान पर, जिनका नाम था फर्डिनेंड, ठीक है, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, ठीक है। तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, कहाँ के राजकुमार, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या बोस्निया नामक स्थान पर कर दी थी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, आर्कड्यूक फर्डिनेंड। तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का इमीडिएट या तत्कालिक कारण हुआ करता है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वर्ल्ड वार कब से कब तक चलेगा बता दिया आप लोगों को। पोलो या चौगान खेलते समय निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई। बड़ा सड़ा सड़ा प्रश्न, आसान प्रश्न है। इस व्यक्ति ने आपकी कुतुब मीनार की नींव रखी थी, काय की आपके कुतुब मीनार, है ना। तो कुतुब मीनार की नींव रखी, कुतुब मीनार की क्या कर रखी आपके, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी आपके, तो कुतुब मीनार की रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कौन कराएगा, यही आपके दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक कराएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, झोपड़ा है कि झोपड़ी, तो झोपड़ा न झोपड़ी मस्जिद है दोस्तों आपके। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसा गधा राजा है जो घोड़े से गिर गया था। इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1210, 4 साल शासन करेगा। गुलाम वंश की स्थापना करता, कौन सा आपका, गुलाम वंश की स्थापना करता है। नासिरुद्दीन महमूद, ये ऐसा राजा है दोस्तों आपका जो टोपी सीकर अपना जीवन चलाता था। दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा जो टोपी सीकर अपना जीवन चलाता था। तो टोपी सीकर अपना जीवन चलाता था, तो वो दोस्तों कौन था आपका, चलाता था, टोपी सीता था, कुरान की कॉपी करता था। इसे दिल्ली सल्तनत का आदर सुल्तान बहुत ही सिंपल व्यक्ति हुआ करता है। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक दोस्तों, रियल फाउंडर किसे कहा गया है, तो वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर कहा गया है इल्तुतमिश को। रियल फाउंडर इल्तुतमिश को कहा गया आपका दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। 31 का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसका आंसर करिए। निम्न में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था, अदम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को, या पीर मोहम्मद खां। बाज बहादुर मालवा के शासक थे, इनकी पत्नी का नाम था रानी रूपमती। और बाज बहादुर बहुत बड़े म्यूजिशियन, बहुत बड़े संगीतज्ञ हुआ करते थे। बैरम खां मक्का मदीना हज की यात्रा पर जाता है। गुजरात के पाटन में मुबारक खां नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी थी 1561 में। बट अदम खां को दोस्तों फेंक दिया था छत से 1562 में। कब आपके 1562 में दोस्तों क्या कर दी थी, इसको टेरिस, इसकी छत से फेंक कर हत्या करी थी 1562 में, किसकी, अदम खां की। उस प्रकार पेटीकोट सरकार पर्दा सिस्टम या हरम दल से मुक्ति भी प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करता है, अकबर। टीपू सुल्तान का शेर भी कहा गया है। ये दोस्तों आपके जो टीपू सुल्तान है उसको कहाँ का शेर कहा गया है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कैसे होती है, तो जो आपके आंग्ल युद्ध दोस्तों कितने हुए थे आपके, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें देखो आप पहला जो आपके आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था आपका जो पहला वाला जो हुआ था आपका 17, कब हुआ था, 1767 से लेकर आपका 69, ये आपका आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो दूसरा आपके आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब से कब तक, तो ये हुआ था आपका 1780 से लेकर आपका 84। फिर आपके तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, याद रखना दोस्तों आप लोगों को। ये हुआ था 1790 से लेकर आपके 92 तक। और फिर जो आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन सा, चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसी समय में आपके
मृत्यु भी होती है आपके, है ना। इसी समय में इसे आपका 1798 इसी समय में मृत्यु भी होती है किसकी, टीपू सुल्तान की। तो इसे टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं आपके, मैसूर का शेर भी इसे कहा जाता है किसको, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पापा का नाम दोस्तों क्या है, कोई बताएगा आप लोगों में से, ठीक है। तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। जैकोबिन क्लब का सदस्य हुआ करता था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि, आपका जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ये आपका मारा जाता टीपू सुल्तान। किस संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, है ना। चलिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में। 1966 में आपका ताशकंद। तो ताशकंद समझौता आपके 1966 में आपके उज्बेकिस्तान, और ये वर्साई की संधि के तहत दोस्तों आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है जो 1919 में। ठीक दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आंसर बी हो जाएगा। अब इतने ही क्वेश्चन है, बाकी की चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अगले टाइम में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट लिखकर प्रतिक्रिया देना, ताकि अच्छा लगे, मोटिवेशन आएगा हमको कि और बेहतर करें आपके लिए कुछ। तो अवश्य लिखिएगा लेक्चर समाप्त होने के पश्चात, प्रतिक्रिया ना देना भूले आप लोग, लाइक शेयर जरूर करना है। हैप्पी रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर दोस्तों आपके 8 से 12 अगस्त, इसमें कूपन कोड आपको राखी यूज़ करना है, इसमें 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा सभी ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स और टेस्ट सीरीज पर। और MPTT वर्ग 3 चयन परीक्षा फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री फॉर ऑल 10 अगस्त जो आप टेस्ट दे चुकेंगे सुबह। साथ ही साथ वर्ग 3 चयन परीक्षा स्पेशल टारगेट बेच ऑफलाइन कैटेगरी में समय 1 से 8 बजे तक है। MPTT वर्ग 3 चयन परीक्षा 499 रुपीज़ में। आप डीप डिटेल में पढ़ना चाहते तो इससे जुड़िएगा। प्रैक्टिस करना तो MCQ बेच है, यहाँ आपको जुड़ना होगा। MPTT वर्ग 3 चयन टोटल टेस्ट आपको 20 मिलेंगे 199 रुपये में। बुक्स भी अवेलेबल है। गणित दोस्तों आपके 240 रुपये में आदि सर की जो मैथ्स की बुक है इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। MPTT वर्ग 3 चयन परीक्षा 10,000 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑफलाइन प्रिंटेड फॉर्म में ही बुक अवेलेबल है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, दिखाई पड़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगली मुलाकात अगले लेक्चर में बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गुड डे। टेक केयर।